स्वागत है मिथिक वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। पौराणिक कथाओं से लेकर रहस्यमयी लोक कथाओं तक हम आपको सुनाते हैं वो आवाजें जो आपकी कल्पना को नई उड़ान देती हैं। डिस्क्लेमर, यहां प्रस्तुत सभी ऑडियो बुक्स और कहानियां केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए हैं। मूल रचनाओं के अधिकार उनके लेखकों और प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। हमारा उद्देश्य है कहानियों का जादू आप तक पहुंचाना। लाइक, शेयर एंड यह सब्सक्राइब। तीसरी बार 8 मई 2020 था और अर्जुन पहले ही 2 यातायात दुर्घटनाओं का कारण बन चुका था। उसने इसके लिए न्यू रोम के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। शहर के लोग सुबह सुबह कॉफी के नशे में चूर हो जाते थे और अपनी गाड़ियां बंदरों की तरह दौड़ाते थे, मानो उसका खून चूसने निकले हों। पैदल रास्ते पर चलना ज्यादा सुरक्षित होता। शुक्र है कि उन्होंने शहर को कैंपेनिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले राजमार्ग के अंत में लगे वेलकम टू न्यू रोम साइन को पार करने से ठीक पहले अपनी गाड़ी बचा ली थी। अपने बेहद अनुकूलित लाल प्लाईमाउथ फ्यूरी को चलाते हुए अर्जुन ने एक टैंक ट्रक के बाईं ओर से टकराने से ठीक पहले गाड़ी रोकी, एक सोनाली व्यसनी मेथ हेड को चकमा दिया और फिर अंततः न्यू रोम की पट्टी पर पहुंच गया। इटली के सबसे बड़े महानगर और यूरोप की पाप की राजधानी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के कारण न्यू रोम एक अद्भुत नजारा था। नील के ड्रोनों द्वारा बमबारी के वर्षों बाद नेपल्स की खाड़ी के तट पर बसा इसमें जीनोम युद्धों के अंत के बाद से अर्जुन द्वारा देखी गई सबसे ऊंची इमारतें थीं। शहर के उत्तर में स्थित डायनामिस टॉवर, जो एक कांच का शिखर था और क्षेत्र पर कंपनी की शक्ति का प्रतीक था, के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। कॉर्पोरेट धन ने न्यू रोम का निर्माण किया था, एक ऐसा शहर जहां न कोई देवता था न कोई राजा, केवल पैसा। ड्राइववे के बाईं ओर अर्जुन सूर्यास्त के साथ जगमगाता हुआ प्राचीन भूमध्य सागर देख सकता था, जबकि दूर एक द्वीप क्षितिज पर अपनी लंबी परछाई डाल रहा था। दाईं ओर वह अनगिनत कसीनो, जुआघरों और आलीशान हॉस्टलों पर नजर डाल सकता था, जो शहर में अनगिनत पर्यटकों को खींचते थे। उसने प्रसिद्ध कोलोसियम मैक्सिमस की भी झलक देखी, जो पुरानी दुनिया के कोलोसियम की एक आधुनिक प्रतिकृति है। यह जिला वास्तव में स्वर्ण तट नाम का हकदार है। अर्जुन ने खुद भी अपनी रॉय पोशाक पहनकर कुछ पर्यटकों की नजरें अपनी ओर खींची। उन्होंने अपने मनमोहक चेहरे को एक धातु के बिना मुंह वाले मुखौटे से ढका था, जिसकी आंखों के लिए 2 गोल चश्मे थे, और अपने काले बालों को एक काली टोपी के नीचे रखा था। इसके साथ ही एक नेवी ब्लू ट्रेंच कोट, एक बैंगनी शर्ट, नीली पैंट, काले दस्ताने और बूट्स और अब स्टाइल के अवतार बन गए। यह पोशाक पहनने में गर्म थी और लड़ाई के लिए ज्यादा व्यावहारिक नहीं थी, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। रॉय के लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। जैसे जैसे वह उत्तर की ओर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता गया, अर्जुन ने कुछ आकर्षक प्रचार बोर्ड देखे। उनमें से एक पर सुपर हीरोइन वाइवर्न का चित्र था, जो कंधों तक लंबे काले बालों, तीखी भूरी आंखों और सफेद बॉडी सूट वाली एक खूबसूरत अमेजन महिला थी, जो पृष्ठभूमि में एक हरे रंग की औषधि के साथ अपनी मांसपेशियां दिखा रही थी। वाइवर्न जितना ताकतवर बनना चाहते हो, हमारे हेराक्युलिस अमृत से हेराक्युलिस ने जो 12 श्रम में किया था, वो तुम एक दोपहर में कर लोगे। 1 लाख यूरो केवल डायनामिस पर। अरे, आजकल हर कोई जीनोम बनना चाहता है, यहां तक कि उसकी परछाई भी। खैर, डिब्बे में बंद महाशक्तियों का विरोध कौन कर सकता है? अर्जुन ने नहीं किया, हालांकि उसने असली चीज ली थी, कोई सस्ती नकल नहीं, जो असली महाशक्ति का बस एक अंश देती हो। उसके बाद से ही उनका जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। एक चट्टानी पर्यटन स्थल और मियामी जैसे समुद्र तट के सामने से गाड़ी चलाते हुए अर्जुन एक पर्यटक क्षेत्र में पहुंचा, जो बार, नाइट क्लब और रेस्टोरेंट से भरा हुआ था। उस जगह से नशीली दवाओं और शराब की गंध आ रही थी, लेकिन वह गंदी भी नहीं लग रही थी। उसने सुना था कि सबसे खराब इलाके उत्तर दिशा में थे। शहर का नक्शा याद करके अर्जुन को जल्दी ही वह जगह मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। एक साधारण पब, जो एक इतालवी रेस्टोरेंट और एक बंद नाइट क्लब के बीच स्थित था। अपनी कार पास में खड़ी करके कुरियर नीचे उतरा और अपनी डिक्की खोली। सामान व्यवस्थित करने में कभी माहिर न होने के कारण उस युवक ने अपना सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। उसके औजार कंप्यूटर और हथियार धातु के ऐसे ढेर में बदल गए थे
कि कार से बाहर निकलने ही वाले थे। हालांकि उसकी सफेद खरगोश जैसी आलीशान चीज, जो उसके शस्त्रागार का सबसे विनाशकारी औजार था, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। खोजबीन के बाद अर्जुन को वह काला ब्रीफकेस जल्दी से मिल गया, जिसे पहुंचाने के लिए उसे काम पर रखा गया था। उसने उसे जब्त कर लिया, ट्रंक को बंद कर दिया और फिर पब में प्रवेश किया। वह एक आरामदायक जगह थी जहां 10 मेजें थीं और उनमें से सिर्फ 1/3 ही भरी हुई थीं। उसने एकाएक देखा कि कोई लैटिन मुचाचो उसके साथी को हवा में सिक्का उछालकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। उसने जरूर किसी नकली अमृत पर 50,000 रुपये बर्बाद कर दिए होंगे। एक गंजा झुर्रीदार सांवली त्वचा वाला बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा होकर नए आने वाले को शक की निगाह से देख रहा था। नमस्ते स्थानीय लोगों, मैं शांति से आया हूं। अर्जुन ने कार्बन आधारित जीव, जिसे बारमैन कहा जाता है, को संबोधित किया। क्या यह रेनेस्को की झोली रैंगलर है? काउंटर के पीछे खड़े आदमी ने उसे घूर कर देखा। यह सामने के दरवाजे पर लिखा है। तुम्हें क्या चाहिए? बार के नाम में फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों शब्द क्यों थे, जबकि बारटेंडर बिल्कुल इटालियन लग रहा था। बहुसंस्कृतिवाद फिर से उभर आया। तो तुम रेनेस्को ही होगे। अर्जुन ने बेचारे को ब्रीफकेस थमा दिया। मुझे तुम्हें यह देने के लिए रखा गया है। यह मशरूम और एक बम से भरा है, पर मैंने इसे इस बार नहीं खोला। इस बार? बारटेंडर ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम? मैं रॉय हूं। अर्जुन ने अपनी टोपी ऊपर उठाते हुए अपना परिचय दिया। मैं अमर हूं, लेकिन किसी को मत बताना। यार, तुमने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि सब सुन सकें। किसी ने पीछे से मजाक उड़ाया। कुछ ग्राहक हंस पड़े। यही तुम्हारी शक्ति है? बारटेंडर ने बिना प्रभावित हुए पूछा। अमृता, यह एक पैकेज डील का हिस्सा है, अर्जुन ने जवाब दिया। जो भी हो, रेनेस्को ने ब्रीफकेस पकड़ते हुए बड़बड़ाया। मैं अपने बॉस को बता दूंगा और तुम्हें जल्द ही तुम्हारा भुगतान मिल जाएगा। सुनकर अच्छा लगा, अर्जुन ने काउंटर पर हाथ रखते हुए कहा। अरे देखो, जब से मैं यहां हूं, क्या तुमने कृष्ण नाम की कोई लड़की देखी है? काले बाल, नीली आंखें, मार्क्सवादी लेनिनवादी। उसके बारे में कभी नहीं सुना? बारटेंडर ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर लड़की ढूंढ रहे हो तो किसी वेश्यालय में जाकर देखो। यह तो उस तरह की चीज नहीं है। फिर भी शुक्रिया। उसे जानते हुए क्रिश शायद क्रेमलिन के किसी भूमिगत बंकर में छिपा होगा। कोई ऐसी जगह है जहां आप खास तौर पर डिजाइन की गई जीनियस तकनीक खरीद सकें, घर में बनी? अगर हिम्मत है तो उत्तर में रस्ट टाउन जरूर ट्राई करो। जंकयार्ड में हमेशा दिलचस्प चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आजकल वहां खूनी और पागलों की भरमार है। बारटेंडर ने रॉय को सिर से पैर तक देखा। ये तुम्हें जिंदा ही खा जाएंगे। अर्जुन ने कंधे उचका दिए जैसे ही उसने बार में किसी के आने की आवाज सुनी। तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया। रेनेस्को? नए मेहमान ने पूछा। हां, बारमैन ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। एक सेकंड बाद एक बर्फीले भाले ने रेनेस्को का गला फाड़ दिया और उसे पीछे की दीवार पर ठोक दिया। अर्जुन ने अपना टाइम स्टॉप चालू करने की कोशिश की, लेकिन एक तेज बर्फ का टुकड़ा उसकी छाती पर आश्चर्यजनक गति से लगा। यह उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट और पसलियों को भाले की तरह चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। जहां फेफड़े होने चाहिए थे, वहां एक बड़ा सा छेद छोड़ गया। कमरे में चीख पुकार मच गई और गोलियां मेजों और ग्राहकों दोनों को चीरती हुई निकल गईं। सीने में तेज दर्द से जूझते हुए अर्जुन काउंटर पर गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह अपने हमलावर पर नजर डालने में कामयाब रहा। नवागंतुक ने अपना हुडी उतार दिया, जिससे उसका चेहरा दिखाई देने लगा, या यूं कहें कि उसका चेहरा नदारद। वह चलता फिरता बिना त्वचा का कंकाल सा लग रहा था, जिसमें कुछ मांसपेशियां, कंकाल जैसी उंगलियां और जमी हुई आंखें थीं। उसके मुंह और नाक से एक अप्राकृतिक ठंडी धुंध निकल रही थी, जो बर्फीले हथियारों में बदल रही थी। एक जीनोम। उसके शारीरिक उत्परिवर्तन को देखते हुए शायद वह एक साइको भी हो सकता है। रोहित, नमस्कार, हत्यारा कर्कश स्वर में बोला। बार के पीछे बैठे मुचाचो आदमी ने दूर से ही उस पर कुर्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन जीनोम ने उसकी हड्डियों पर बर्फ का कवच बना दिया। कुछ बर्फबारी के बाद उस स्पेनिश लड़के और उसकी प्रेमिका के चेहरे घनाकार शैली में फिर से बनाए गए। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अर्जुन ने नाटकीय ढंग से अपने हत्यारे की ओर उंगली उठाई। उसके मुंह से खून बह रहा था।
मेरे अगले बचाव पर। मरे हुए व्यक्ति ने अपने हाथ की एक लहर से उसे जीवित जमा दिया और सब कुछ अंधेरा हो गया। यह चौथी बार 8 मई 2020 था और अर्जुन नाराज था। 3 बार वह इस घटिया डिलीवरी की कोशिश में मर चुका था। फिर भी ध्यान न देने पर उसे यही सब झेलना पड़ा। अपने बचाव बिंदु को छोड़कर उसकी शक्तियों को सक्रिय होने के लिए सचेतन क्रिया की आवश्यकता थी। खासतौर पर उसकी उन्नत समयबोध क्षमता तब तक सक्रिय नहीं होती थी जब तक कि वह एक बार पहले ही घटनाओं से गुजर न चुका हो। अर्जुन को मरने से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि पहले 2 दर्जन बार के बाद उसे इसकी आदत हो गई थी। लेकिन इतनी जल्दी मरना? सेव पॉइंट बनाने के 2 घंटे से भी कम समय बाद लगातार 3 बार। उसके लूप आमतौर पर कई दिनों तक चलते थे, जिससे उसे नए और दिलचस्प स्टंट आजमाने का मौका मिलता था, जबकि एक ही चीज को बार बार दोहराने से वह बहुत बोर हो जाता था। इसका मतलब था युद्ध। अर्जुन अपने ऑटो पायलट मोड में चला गया। उसका दिमाग भटक रहा था, जबकि उसका शरीर पिछले सेव की सारी हरकतें दोहरा रहा था। बार के पास पहुंचकर ही वह रुका और पूरी तरह होश में आया। अंदर जाने के बजाय अर्जुन अपनी कार में ही बैठा रहा और अपने हत्यारे के आने का इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि हत्यारा जेबों में हाथ डाले और हुडी के नीचे अपना बदसूरत चेहरा छिपाए गली के कोने से निकल गया। यह न्यू रोम के बारे में कुछ कहता था कि इस बदमाश ने झोली रैंगलर में बैठते ही किसी का ध्यान नहीं खींचा। कार्य करने का केवल एक ही तर्कसंगत जिम्मेदार तरीका था। अर्जुन ने कार को पब के ठीक सामने ले जाकर रेडियो पर AC/DC का गाना लगाया और फिर एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही कार रैंगलर के प्रवेश द्वार में घुसी, राहगीर दहशत में चीखने लगे और कुछ तो रास्ते से हट गए। इस तरह के स्टंट के लिए खास तौर पर तैयार की गई प्लाईमाउथ कार ने दीवार गिरा दी और हत्यारे के हमला करने से पहले ही उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से दुश्मन जीनोम काउंटर से टकरा गया, मानो सड़क पर कोई हिरण हो। रॉय ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, कहीं गलती से किसी मुवक्किल को चोट तो नहीं लग गई। उसने खुद को एक ऐसे कोण पर रखने की पूरी कोशिश की थी जहां रास्ते में हत्यारे के अलावा कोई न हो, लेकिन पता नहीं क्या हो सकता था। शुक्र है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और स्पेनिश मुचाचो अपनी डरी हुई प्रेमिका को गोद में लिए इतना व्यस्त था कि उसने अर्जुन पर चीजें फेंकने का समय ही नहीं निकाला। अच्छा हुआ, उसे दोबारा रीलोड नहीं करना पड़ेगा। अरे दोस्तों, मैं रॉय हूं, अर्जुन ने चौंके हुए ग्राहकों से कहा, जैसे ही वह नीचे उतरा और अपनी कार के पीछे चला गया। मैं अमर हूं, लेकिन किसी को मत बताना। मैं सिक्योरिटी को बुला रहा हूं, रेनेस्को काउंटर के पीछे छिपते हुए चिल्लाया। परेशान मत हो, मैं 1 मिनट में काम निपटा दूंगा, अर्जुन ने बेफिक्री से अपनी कार की डिक्की खोलते हुए जवाब दिया। उसने अपने हथियार देखे काम के लिए सही हथियार ढूंढने की कोशिश में। पिस्तौल गॉन्टलेट्स बहुत अंतरंग, गॉस राइफल बहुत तेज, बंदूक आकर्षक लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण, खरगोश का आलीशान खिलौना बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बेसबॉल का बल्ला, यह बल्ला था। अर्जुन ने अपने चुने हुए हथियार से खेलते हुए सीटी बजाई और हत्यारे के पास पहुंचा। जैसे ही वह काउंटर को सहारा देकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। कोई भी अन्य व्यक्ति मर जाता, लेकिन सभी जीनोम में उन्नत शारीरिक क्षमताएं थीं। तुम कौन हो? मरे हुए हत्यारे ने गुस्से से फुफकारते हुए कहा। पिछले चक्कर की तरह अपने शरीर पर बर्फ का कवच दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना स्तब्ध था कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। सुमित? नहीं, मैं तो बस एक कुरियर हूं, अर्जुन ने कोई अच्छा सा वाक्य सोचने की कोशिश करते हुए कहा। माफ कीजिए, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं जब तक आपके दांत हैं? कंकाल ने अपना हाथ उठाकर बर्फ के टुकड़ों की बौछार कर दी। जवाब में अर्जुन ने आलस से समय रोक दिया। दुनिया शांत हो गई, हर चीज बैंगनी रंग में बदल गई और बर्फ के टुकड़े हवा में जम गए। अरे! स्तब्ध रह गया। कुरियर ने उस वाक्य को बाद के लिए याद कर लिया। हां, पिछली बार तुमने मुझे चौंका दिया था, रॉय ने कहा, जैसे ही वह हमले के रास्ते में घूमता रहा, जब तक कि वह अपने लक्ष्य के ठीक सामने नहीं पहुंच गया। न तो क्लाइंट और न ही दुश्मन जीनोम 2 सेकंड के बीच फंसकर हिल पा रहे थे। फिर ऐसा नहीं होगा। जब समय फिर से शुरू हुआ और दुनिया अपने रंग में लौट आई, तो कंकाल ने एल्यूमिनियम के बल्ले को प्यार से चूमा। मरे हुए जीनोम के कुछ दांत टूट गए,
क्योंकि उसका जबड़ा कड़ा हो गया था। शायद यह उसका पहला मौका रहा होगा। इस हमले ने हत्यारे को घुटनों के बल गिरा दिया और एक और वार ने उसे मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन ने हाईवे टू हेल की धुन पर उसे पीटना शुरू कर दिया और मन ही मन गा रहा था। पूरी रफ्तार से आती कार की टक्कर और सिर पर लगे प्रहार के सदमे के बीच दुश्मन जीनोम कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियों के नीचे थोड़ा खून जमा हुआ है और मांस के अवशेष भी हैं। मुझे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जैसा महसूस हो रहा है जो एक लाचार दादी को पीट रही है। अर्जुन ने हत्यारे पर घृणा से सिर हिलाया, फिर उसे फिर से मारा। देखो, तुमने मुझसे क्या करवाया। दुष्ट जीवाश्म कोई अच्छा बहाना नहीं दे सका, इसलिए रॉय ने अपना हमला जारी रखा। उसकी अस्वाभाविक सहन शक्ति उसे और भी बुरी परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद कर सकती थी, और चूंकि उसने एक बार अर्जुन को मार डाला था, इसलिए कुरियर को उसे मार मारकर उसकी जान लेने में कोई आपत्ति नहीं हुई। अपने हथियार गिरा दो। अर्जुन ने पलटकर देखा। काले रंग के दंगारोधी कपड़ों में 3 आदमी पीछे से उस पर एनर्जी राइफलें तान रहे थे। उन्होंने उसकी कार को घेर लिया था और अपनी छाती पर डायनामिक्स कॉरपोरेशन का ओरोबोरोस चिन्ह गर्व से सजा रहे थे। शायद वे प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग थे। बार के बाहर आम लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो सम्मानजनक दूरी बनाए हुए यह नजारा देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो तस्वीरें भी लेनी शुरू कर दी थीं। अरे, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन ने हत्यारे को आखिरी बार अपने बूट से मारने के बाद आत्मसमर्पण में अपना खून से सना बल्ला लहराते हुए विरोध जताया। तुमने मेरा बार उड़ा दिया। रेनेस्को ने विरोध करते हुए लाल चेहरे के साथ काउंटर के पीछे से बाहर आकर कहा। ओह, पैसे चाहिए? रॉय ने जल्दी से अपने ट्रेंच कोट के अंदर झांका। जैसे ही उसके मास्क पर 3 लाल घेरे दिखाई दिए और फिर 50,000 यूरो के नोटों की एक गड्डी निकाली। लो, कुछ खा लो। रेनेस्को ने पैसों को देखा, उन्हें पकड़ा, गिनकर देखा और फिर उलझन भरा चेहरा बनाया। मरम्मत के खर्च के लिए ये काफी हैं, उसने गार्डों से कहा। जमीन पर पड़े उस आदमी ने हम पर हमला करने की कोशिश की। दूसरा अजीब आदमी मदद के लिए आया। तुम्हारे पास लाइसेंस है? एक सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन से पूछा, जिसने सिर हिलाया। तुम एक निगरानी करता हो, सुमित? कंपनी जीनोम? नहीं, अर्जुन ने उत्तर दिया। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो हम आपको उस हड्डी वाले के साथ हिरासत में क्यों न ले लें? क्या तुम्हें भी पैसे चाहिए? और अर्जुन ने उस पर रिश्वत फेंकी। सुरक्षा कप्तान ने एक हाथ से नोटों की गड्डी पकड़ी, रॉय के सिर पर निशाना साधते हुए गिनती की, फिर हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम इससे हमारी इज्जत खरीद सकते हो? अर्जुन ने उसे एक बड़ी रिश्वत दी। बेहतर होगा, सुरक्षा गार्ड ने पैसे ग्रेनेड से भरी जेब में रखते हुए कहा। उसने अपनी राइफल नीचे की और अपने 2 साथियों को हत्यारे को पेट में घूंसा मारने के बाद धीरे से पकड़ने को कहा। मुझे खुशी है कि हमने आज मोहल्ले को सुरक्षित बनाने में मदद की। मैं भी, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं भी। रेनेस्को? कप्तान ने बारटेंडर से पूछा जब उसके आदमी हत्यारे को ले जा रहे थे। अपना मासिक शुल्क देना मत भूलना। हम हमेशा तुम्हारे प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। और इन बुद्धिमानी भरे शब्दों पर तीनों बिना पीछे देखे चले गए। क्या आप हमेशा अपने साथ पैसों की गड्डियां लेकर चलते हैं? रेनेस्को ने रॉय से पूछा। वह इस अवास्तविक दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित था। जब तुम भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हो जितना मैं पहुंचाता हूं तो वाकई समय की बचत होती है, अर्जुन ने जवाब दिया। बेसबॉल के बल्ले से अभी भी खून टपक रहा था। आखिर वो कंकाल सा आदमी कौन था? घोल मेटा गैंग का एक पागल, एलिक्सिर के नशेड़ी जो हाल ही में मेरी जैसी जगहों पर घूम रहे हैं। रेनेस्को ने अर्जुन को, फिर उसकी कार को और फिर उसके ड्राइवर को घूरा। अब निकल जा मेरे बार से। जब तक मैं यह डिलीवरी पूरी नहीं कर लेता। अर्जुन ने ब्रीफकेस रेनेस्को को सौंप दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह इस पर कितना ध्यान आकर्षित कर रहा है। रॉय हमेशा डिलीवरी करता था, चाहे कितनी भी मौतें क्यों ना हों। बारटेंडर की आंखों में पहले पहचान और फिर उलझन की चमक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, रेनेस्को ने ब्रीफकेस पकड़ते हुए कहा। आखिरी मिनट में आपने जो खर्च किया था उसका आधा भी नहीं मिलता। बात पैसों की नहीं है, अर्जुन ने जवाब दिया।
उसने इधर उधर देखा, मानो उसे डर हो कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर रेनेस्को के कान में फुसफुसाया, मैं बस ऊब गया हूं। वह आदमी चुपचाप अर्जुन की ओर देखता रहा, जबकि कुरियर सीटी बजाते हुए अपनी कार की ओर लौट रहा था, जो सूर्यास्त के समय नए रोमांच की ओर जा रही थी। साइडा क्वेस्ट पूरा हुआ। अर्जुन हमेशा अंडरवियर में विज्ञान करते थे। कपड़े मानवीय आत्मा पर समाज के प्रतिबंधों, सभ्यता की उस कुचलने वाली शक्ति के प्रतीक थे जो व्यक्ति को एक सांचे में ढालने की कोशिश करती थी। लेकिन ज्यादातर नग्न रहकर अर्जुन अपनी रचनात्मकता से जुड़ गया, जो किसी भी तरह की बंधन से मुक्त थी, जबकि उसके बॉक्सर उसकी मानसिक स्थिरता के प्रति उसके अटूट लगाव का प्रतीक थे, जो उसे पूरी तरह से पटरी से उतरने से रोकता था। एक बार जब अर्जुन पूरी तरह नग्न होकर काम करता था, तो वह अपना खरगोश जैसा आलीशान खिलौना बनाने में लग जाता था। इसके अलावा उनके बॉक्सर्स आरामदायक और गर्म महसूस हुए। कृष्ण ने वर्षों पहले उनके लिए ये बनाए थे। शहर के केंद्र के पास एक होटल का कमरा किराए पर लेकर अर्जुन ने सुबह सुबह अपना समय न्यू रोम के बारे में जानकारी ढूंढने और अपने गैजेट्स को बेहतर बनाने में बिताया। रिसेप्शनिस्ट ने रॉय को हथियारों से भरे हाथों में ऊपर जाते देखकर अजीब नजरों से देखा, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी को नहीं बुलाया। इस शहर में नकाबपोश अजनबी कोई अनोखी बात नहीं थी। बेशक अर्जुन ने अपनी गुप्त पहचान की रक्षा करने और दहशत से बचने के लिए बेडरूम का कैमरा हैक करने में समय लगाया। उसके पास बहुत सी असुरक्षित चीजें थीं। कुर्सी पर आराम करते हुए अर्जुन अपने पैरों की उंगलियों से कंप्यूटर पर टाइप कर रहा था, एक ऐसा हुनर जिसे उसने कई बार सीखा था, और हाथों से अपनी कॉइल गन पर काम कर रहा था। क्लाइंट ने उसे कल की डिलीवरी के पैसे भेजे थे, साथ ही घोल की गिरफ्तारी की तारीफ भी की थी। हालांकि कुरियर वाले को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यह काम तो बस इटली भर में घूमने और नए रोमांच की तलाश में जाने का एक बहाना था। हालांकि उसने अपनी अंतहीन यात्रा रोक दी थी, लेकिन एक बार उसने सुना कि क्रिश न्यू रोम में हो सकता है। रेनेस्को ने उसे जो बताया था, उसके अनुसार उसे जानकारी के लिए रस्ट टाउन जाना चाहिए। स्थानीय डायनानेट के अनुसार न्यू रोम के गरीब उत्तर पश्चिमी इलाके को यही उपनाम दिया गया था। शहर को नियंत्रित करने वाली कंपनियों ने सभी औद्योगिक संयंत्र वहीं लगा दिए थे, जिससे वह इलाका कूड़ेदान में तब्दील हो गया था। उन्होंने आवारा लोगों को दूसरे जिलों में जाने से रोकने के लिए एक दीवार भी बना दी थी। रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक झंकयार्ड उस इलाके का एक खास हिस्सा था, एक पुरानी कोयला खदान जो अब खुले लैंडफिल में तब्दील हो चुकी थी। कई बदमाश, जीनियस और साहसी लोग वहां सामान की अदला बदली करते थे। शायद क्रिश भी उनमें से एक था। किसी ने उसके शयन कक्ष की खिड़की पर दस्तक दी। अर्जुन ने उस पर नजर डाली। दूसरी तरफ से एक महिला हाथ हिलाकर उसकी तरफ देख रही थी। हाय, उसने कहा, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? अर्जुन का कमरा 10वीं मंजिल पर था और उसमें आग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अरे! अर्जुन ने अपना मुखौटा पकड़ा और टोपी के साथ पहन लिया। तुम मेरी गुप्त पहचान का उल्लंघन कर रहे हो। अर्जुन शर्मा तुम्हारे पास तो है ही नहीं, महिला ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। और तुम्हारी फाइल के मुताबिक तुमने इसे छिपाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मेरे पास एक फाइल है, अर्जुन ने खुशी से भरकर पूछा। मैं मशहूर हूं, मुझे क्या कहा जाए? विक्षिप्त लेकिन विश्वसनीय। वाह, उन्होंने उसे आधा सही पकड़ लिया। उड़ती हुई औरत ने शीशे के पार उसे सिर से पैर तक देखा। क्या तुम अपने दूसरे कपड़े नहीं पहनना चाहते? अर्जुन हंसा। नहीं, वह हमेशा अत्याचारियों के खिलाफ खड़े रहेंगे। निजी जगह पर कब्जा करने वाले ने भौहें चढ़ाकर खिड़की पर फिर से दस्तक दी, हालांकि पहले से ज्यादा हताशा के साथ। क्या तुम? अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और एक हाथ से खिड़की खोली तथा दूसरे हाथ से नवागंतुक पर निशाना साधे रखा। अब जब उसे बेहतर नजारा मिल गया था, तो अर्जुन ने उस महिला को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसने उसे कल एक प्रचार बोर्ड पर देखा था। वह अपनी पीठ पर तेज गति से फड़फड़ाते पारदर्शी ड्रैगनफ्लाई पंखों और कमर पर हाथ रखे हाथों की बदौलत हवा में तैर रही थी। इससे वह किसी परी जैसी सुंदर लग रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि कीड़ों के उलट वह अपनी जगह पर मंडराते हुए कोई आवाज नहीं कर रही थी। मैं वाइवर्न हूं, उस दिखावटी लड़की ने अपना परिचय दिया। उसने बिना आस्तीन की स्किन टाइट सफेद वर्दी पहनी थी, जिसके बाईं ओर डायनामिस का डी आकार का लोगो
और दाईं ओर सुनहरे लॉरेल से घिरा एक चांदी का सितारा था। उसकी उम्र शायद 20 से 30 के बीच रही होगी और वह काफी आकर्षक लग रही थी। मैं कल घोल की गिरफ्तारी के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती थी। ओह, आपका स्वागत है। फिर अर्जुन ने खिड़की बंद करना शुरू कर दिया। अरे रुको! वाइवर्न ने खिड़की पकड़ी और उसे खुला ही रखा। अर्जुन ने सुना था कि वह आधी अधूरी काया में भी स्कूल बस को बेंच प्रेस कर सकती है, इसलिए उसने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। रॉय, तुम शहर में क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें रॉय कह सकता हूं? जरूर। अर्जुन ने फिर कंधे उचका दिए। मैं कुरियर हूं, डाक पहुंचाता हूं, चाहे कितने भी लोग मुझे मरवाना चाहें। तो सुमित ने तुम्हें बाहुबली के तौर पर नहीं रखा? सुपर हीरोइन ने उसकी आखिरी बात पर थोड़ा हंसते हुए पूछा। तुम जिस जगह की रक्षा कर रहे थे वह उनका एक मोर्चा था। मुझे लगा कि उन्होंने तुम्हें मेटा गैंग से अपनी जमीन बचाने के लिए रखा होगा। नहीं, मैंने उस बुजुर्ग आपदा को इसलिए हरा दिया क्योंकि वह मेरे साइड क्वेस्ट को पूरा करने में बाधा बन रहा था। वाइवर्न ने अजीब सा चेहरा बनाया। उसकी शब्दावली समझ नहीं पा रही थी। जीनोम युद्धों ने वीडियो गेम क्षेत्र को लगभग तबाह कर दिया था, जिससे अर्जुन बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अरे, वैसे क्या तुमने मेरी उम्र की किसी लड़की के बारे में सुना है जिसका नाम कृष है? काले बाल, नीली आंखें, मार्क्सवादी लेनिनवादी। मार्क्सवादी लेनिनवादी? वाइवर्न की भौहें गहरी हो गईं। मतलब कम्युनिस्ट? वे लोग अब भी मौजूद हैं? मुझे पता है कि बेलगाम पूंजीवाद के इस शहर में यह शायद एक गंदा शब्द है, लेकिन हां, नहीं, उसके बारे में कभी नहीं सुना। सुपर हीरोइन ने सिर हिलाया। लेकिन मैं हमारी फाइलें देख सकती हूं। क्या इसीलिए तुम न्यूरोम में हो? उसे ढूंढ रहे हो? अरे हां, वो खूबसूरत और दयालु है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अर्जुन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा हूं। अगर मैं कर सकूं तो जरूर मदद करूंगा, वाइवर्न ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल मुझे लगता है कि मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूं। ओह, यहां भर्ती प्रस्ताव आता है। मैं सतीश कुमार नाम के एक ग्रुप से हूं। वाइवर्न ने अर्जुन के शक की पुष्टि करते हुए कहा। तुमने शायद हमारे बारे में सुना होगा। सतीश कुमार कॉरपोरेट सुपर हीरोज का एक समूह जो न्यू रोम और आधुनिक हस्तियों के आधिकारिक रक्षक थे। बेशक वे डायनामिस के पैरोल पर भी थे, जो उनकी छवि और व्यापारिक अधिकारों के मालिक थे और उन्हें बताते थे कि किससे लड़ना है। सोनू सिंह के कार्निवल जैसा कुछ नहीं। अब ये असली मुफ्त सुपर हीरो थे, घुमक्कड़ शूरवीरों की शैली में। अर्जुन उनकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका, भले ही उन्होंने उसके जीवन का सबसे बुरा दिन बनाया हो। हम हमेशा नई प्रतिभाओं की तलाश में रहते हैं और हालांकि आपकी एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाली छवि है, आपके पास एक बेहद उपयोगी महाशक्ति है और जहां तक हमें पता है आपने न तो किसी निंदनीय काम में हाथ डाला है, न ही किसी वांछित अपराधियों से नजदीकी से जुड़े हैं। बेचारी लड़की, काश उसे पता होता। चूंकि आपने घोल को कत्लेआम मचाने से पहले ही रोक लिया, मुझे लगता है कि आपका दिल सही जगह पर है। तो क्या हुआ? आप चाहते हैं कि मैं किसी फिल्म या किसी और चीज के लिए ऑडिशन दूं? क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार थिएटर में हाथ आजमाया है और वह भी मजेदार नहीं था। वाइवर्न हंस पड़ी। काश हम कम विज्ञापन और ज्यादा गिरफ्तारियां करते, उसने स्वीकार किया। अर्जुन को उसके स्वर में थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। लेकिन हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। हमारे मुख्यालय, आइए देखिए कि क्या आप हमारे संगठन से मेल खाते हैं। घोल वाले उस स्टंट के बाद आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपका साथ दें। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, धन्यवाद, अर्जुन ने उत्तर दिया। उसे थोड़ा अपमानित महसूस हुआ कि उसने सोचा कि उसे लाड़ प्यार की जरूरत है। देखो, रॉय मेटा सुमित की तरह समझदार नहीं है, उसने जोर देकर कहा। यह पागलों का एक घुमक्कड़ गिरोह है और तुमने उनमें से ही एक को पीट दिया। इनका बॉस रोहित लोगों को खाता है, तो फिर उसके पास बहुत सारा काम होगा। वाइवर्न को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसके पंख कुछ धीमे हो गए। ठीक है, अर्जुन ने कहा। अगर मैं कभी अपने मुख्य लक्ष्य से भटक गया तो मैं इस बारे में सोचूंगा।
सुपर हीरोइन ने भौहें सिकोड़कर बगल की ओर देखा। अर्जुन ने अचानक उसके बाएं कान में एक ईयर प्लग देखा, हालांकि वह कुछ भी सुन नहीं सका। समझ गया, वाइवर्न ने कुरियर वाले को बिजनेस कार्ड देने से पहले कहा, हालांकि अर्जुन से नहीं। अगर आपका मन बदले तो इस पते पर हमसे मिलिए। जरूर, अपना ध्यान रखना। और यह शब्द कहते ही वाइवर्न उड़ गई। उसके पंख इतनी तेजी से हिल रहे थे कि इंसानी आंखों के लिए उन्हें देख पाना नामुमकिन हो गया था। फिर भी उनसे कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिवाय हवा के जो उनसे निकल रही थी। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। उत्तर की ओर बढ़ती हुई और तेज होती हुई तब तक चलती रही जब तक कि उसकी गति लगभग सुपरसोनिक नहीं हो गई। उसके पंखों की ध्वनि आवृत्ति इंसानों के लिए शायद अश्रव्य रही होगी या असामान्य भौतिकी पर आधारित रही होगी। जीनोम से सब कुछ संभव था। कुरियर ने उस अवलोकन को बाद के लिए याद कर लिया। आखिरकार अकेले अर्जुन ने खिड़की बंद की और अपने काम पर लौट आया। लेकिन जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठा, उसके कंप्यूटर पर एक मौखिक संदेश आया। जीनोम ने तुरंत पहचान लिया कि कॉल करने वाला वही व्यक्ति था जिसने रेनेस को डिलीवरी का ऑर्डर दिया था। उसने आलस से अपने बाएं पैर के अंगूठे से स्वर नली खोली। रॉय डिलीवरीज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कुतिया ने तुम्हें क्या बताया? दूसरी तरफ से एक एनक्रिप्टेड आवाज ने उत्तर दिया। अर्जुन ने अपने मुखौटे के पीछे से भौहें उठाईं। रुको, क्या मेरी जासूसी हो रही है? न्यू रोम में कुछ ही स्थान ग्रिड से बाहर हैं। खुद को याद दिलाए, अगले चक्कर में कोई ज्यादा गोपनीय होटल ढूंढना। मुझे पूरा यकीन है कि उस लाइन का इस्तेमाल करने वाले आखिरी व्यक्ति ने अपनी आवाज एनक्रिप्ट नहीं की होगी। तुम कौन हो वो डरावनी रहस्यमयी आवाज? मेरा नाम वल्कन है, फोन करने वाले ने जवाब दिया। मैं सुमित का प्रतिनिधि हूं। हम वह संगठन है जो न्यू रोम और ज्यादातर इटली में काम चलाता है। मैंने सोचा था कि यह डायनामिस था, अर्जुन ने भावशून्य स्वर में कहा। ऐसा ही कहते हैं, आवाज हंसी। लेकिन इटली का तो सिर्फ एक ही सम्राट है और उसका नाम वीर है। इस बात से असहमत होना मुश्किल है। वह आदमी अजेय था और बिजली गिरा सकता था। उसके नाम सिगरेट से ज्यादा शिकार थे। हमारे कर्मचारी को उस मेटा ट्रैश से बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, वल्कन ने कहा। यह सब कहने का मतलब है कि उस पंख वाली छिपकली ने आपसे जो भी वादा किया था, हम उससे ज्यादा दे सकते हैं। क्या यह ऐसा प्रस्ताव है जिसे आप मना नहीं कर सकते, या यह एक प्रस्ताव है? क्योंकि मुझे घोड़ों से एलर्जी है। हमें ऐसे मजबूत लोग चाहिए जो काम निपटा सकें, वल्कन ने जवाब दिया। तुम्हें औरतें चाहिए या लड़के? नया हार्डवेयर, अच्छे हथियार, चांद तक उड़ाने के लिए पर्याप्त सोनाली, यह सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम साबित कर दो कि तुम एक टीम प्लेयर हो। और मैं यह कैसे करूं? एक ईमेल सूचना सामने आई जिसमें एक पता लिखा था। अर्जुन ने जल्दी से जांच की तो पता चला कि वह जगह बाकुटो नाम का एक कसीनो था। यह हमारा है, वल्कन ने समझाया। आज रात अकेले आना और हमें इंतजार मत करवाना, हम कभी दोबारा नहीं पूछते। अर्जुन ने प्रस्तावों के बारे में सोचते हुए कॉल समाप्त कर दी। उफ, आपने एक आदमी को पीट दिया, अपने सामान्य मानकों के अनुसार अत्यधिक संयम और कोमलता दिखाते हुए। और अचानक हर कोई आपका एक टुकड़ा चाहता था। फिर भी कोई भी समूह उसे कृष को खोजने में मदद कर सकता था, और उसने शहर आने से पहले एक सेव पॉइंट बनाया था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। कई रास्ते खुले। नाम के अनुसार बाकुटो एक जापान थीम वाला कैसीनो था। अपनी कार पास में खड़ी करके अर्जुन ने आश्चर्य से इमारत की ओर देखा। वास्तुकारों ने एक प्राच्य पगोड़ा टावर की हूबहू नकल की थी, जो किसी मॉल जितना बड़ा था। एक लाल कालीन सुनहरे भव्य टोरी गेट तक जाता था, जिन पर कैसीनो का नाम लिखा था। जुआरियों की भीड़ अंदर घुसी हुई थी। कुछ पारंपरिक एशियाई पोशाकें जैसे किपाओं पहने हुए थे, तो कुछ टक्सीडो और महंगे गाउन पहने हुए थे। बेशक रॉय के अपने शानदार परिधान जितना स्टाइलिश कोई नहीं था, लेकिन जीनोम ने उन्हें कोशिश करने के लिए अंक दिए। कर्मचारियों ने बाउंसरों को भी समुराई की तरह जीनियस द्वारा बनाए गए निम्न श्रेणी के कवच पहनाए थे। वे लगभग सामंती कवच जैसे लग रहे थे, लेकिन ज्यादा भारी और कपड़ों के कपड़े की बजाय लचीले सर्किट से बंधे हुए। बहुत सुंदर डिजाइन, खासकर रंगीन कांच का छज्जा।
अर्जुन सोच रहा था कि क्या उनके पास इसके साथ लाइट सेबर भी होंगे। एक बाउंसर ने कहा, अंदर हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है, जब वह और उसका एक साथी अर्जुन की जांच कर रहे थे। अपने कवच की वजह से दोनों जीनोम से कम एक सिर लंबे थे। उन्होंने तुरंत उसकी आस्तीन में छिपे चाकू ढूंढ निकाले और फिर उसकी अच्छी तरह से जांच की। उन्हें उसका अधिकांश सामान ढूंढने में कुछ मिनट लग गए। 25 चाकू, 2 रिवॉल्वर, जिनमें एक डेजर्ट ईगल रिवॉल्वर भी शामिल है, एक एनर्जी पिस्टल, एक फ्रैग ग्रेनेड, एक स्विचर ब्लेड, एक हैंड बजर और बाउंसर ने भौहें चढ़ाते हुए बेसबॉल के आकार का एक छोटा सा धातु का गोला पकड़ लिया। क्या यह बम है? हां, अर्जुन ने जवाब दिया। जीनियस टेक। ईएमपी? बारूद? थर्मोन्यूक्लियर। बाउंसर खिलखिलाकर हंसा जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि अर्जुन गंभीर है। फिर उसने अपने साथी गार्ड्स की तरफ देखा। सभी ने अपनी बेल्ट पर कृपाण बांध ली। तुम अपनी पिछली जेब में अणुबम रखते हो? गार्ड ने अर्जुन के चेहरे पर अणुबम लहराया। यह सिर्फ मन बहलाने के लिए है। कुरियर ने उंगलियां क्रॉस करते हुए वादा किया। मैं कोरिया की कसम खाता हूं। बाउंसर एक पल चुप रहा, फिर अपने हेलमेट को छुआ और कुछ धीमी आवाज में बोला, जो अर्जुन सुन नहीं पाया। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने मैनेजर से बात कर रहा था। काम खत्म होने के बाद तुम अपना सामान वापस ले सकते हो, बाउंसर ने अपने हथियार बैग में रखते हुए कहा। लेकिन एक भी गलती हुई तो वो बम किसी और जगह पहुंच जाएगा, समझे? जी हां सर, अर्जुन ने उत्तर दिया और वह एक बच्चे की तरह कैसीनो में घुस गया। उसने तुरंत खुद को पचिनको मशीनों के गलियारे से गुजरते हुए पाया। वो अजीबोगरीब जापानी स्लॉट मशीनें। जुआरी उन पर मेहनत करते थे, उनकी अलौकिक शक्तियों के गुलाम। इस नजारे ने अर्जुन को उन 4 लूप्स की याद दिला दी जो उसने इन मशीनों की लत में बिताए थे और फिर बोर हो गया था। आह, पुरानी यादें। कुछ कदम आगे अर्जुन मुख्य जुआ घर में दाखिल हुआ, जहां जापानी कला और पश्चिमी जुआ मनोरंजन का मिश्रण था। रूलेट के पहिए ब्लैकजैक टेबलों के साथ साथ खड़े थे और सुशी बार के बगल में सूमो कुश्ती का एक अखाड़ा भी था। बीच में एक लिफ्ट थी जो ऊपरी मंजिलों तक जाती थी और हर मंजिल शायद अलग अलग स्वादों को पूरा करती थी। सुशी बार के ऊपर एक विशाल स्क्रीन पर न्यू रोम के कोलोसियम की एक प्रचारात्मक छवि दिखाई गई और दर्शकों की तालियों के बीच एक टीरेक्स दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। एक वॉइस ओवर ने प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना दिया। इस उत्परिवर्ती डायनासोर को प्राचीन काल से क्लोन किया गया है और कोलोसियम मैक्सिमस में लड़ने के लिए उन्नत किया गया है। मैक्सिमस, और अगर डायनासोर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे रोबोट करेंगे। स्क्रीन पर जुरासिक पार्क के विज्ञापन की तस्वीर की जगह एक पुराने जापानी कार्टून से निकले मानव सदृश मेचा की तस्वीर आ गई। हमारे हथियार विकास कार्यक्रम से सीधे तौर पर डायनामिस आपको मेगा फाइटर मार्क 3 से परिचित कराता है। सबसे खतरनाक मनोरोगियों और लुटेरों से लड़ने के लिए डिजाइन की गई यह हत्या मशीन आपको चौकन्ना रखेगी। क्या कोई प्रतियोगी इन रक्त पिपासु राक्षसों पर विजय प्राप्त कर पाएगा? आप इसे आज रात कोलोसियम के एपिसोड में देखेंगे। मैक्सिमस, केवल डायनामिस में। अर्जुन ने एक छोटी स्क्रीन देखी जिस पर संभावनाएं दिखाई जा रही थीं। लोग या तो इस पर दांव लगा रहे थे कि कौन से प्रतियोगी बचेंगे, या क्या टी-रेक्स पहले राउंड में ही उन सभी को खा जाएगा। किसी अज्ञात कारण से ज्यादातर लोग डायनासोर की भारी जीत पर दांव लगा रहे थे। अर्जुन सुशी बार के पास रूलेट की ओर चला गया और तुरंत ही मेज पर यूरो नोटों के ढेर फेंकते हुए दांव लगाना शुरू कर दिया। रॉय? एक आदमी ने अर्जुन से पूछा। कुरियर को बुलाने से बहुत पहले ही उसके कपड़ों की खनक ने उसकी उपस्थिति की घोषणा कर दी थी। इस आदमी ने भी समुराई कवच पहना था, लेकिन नीला और कहीं ज्यादा चिकना, लगभग स्किन टाइट। बिना चेहरे वाले कांच के छज्जे की बजाय उसके हेलमेट ने एक काले राक्षसी मुखौटे का आकार ले लिया था, जिससे अर्जुन नीचे उसकी काली आंखें और मुंह देख सकता था। बाउंसरों ने सम्मान में उसकी ओर सिर हिलाया और कई लोगों ने उस आदमी से दूरी बना ली। हां, साफ तौर पर एक जीनोम। हां, अर्जुन ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। उम्मीद है तुम्हें पूर्व ज्ञान तो नहीं है? उस आदमी ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए पूछा। क्योंकि अगर तुम्हें हो गया तो मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा।
हम ब्लू जीनोम्स को खेलने की इजाजत नहीं देते। पूर्वज्ञान? कुरियर ने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल बैंगनी हूं। जीनोम को उस अमृत के रंग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था जिससे उन्हें शक्ति मिलती थी। नीला रंग पूर्व ज्ञान से लेकर सूचना खतरों तक सूचना हेरफेर पर केंद्रित था, जबकि बैंगनी रंग में अंतरिक्ष समय से संबंधित क्षमताएं थीं। तो फिर आप वैकल्पिक समय रेखाओं में झांक नहीं सकते या उस तरह का कोई धोखा नहीं कर सकते? समुराई लड़के ने पूछा। या समय को पीछे ले जाकर अपने भूतकाल को जानकारी भेज सकते हैं? लेकिन अगर मैं समय को पीछे ले जा सकूं और इस बातचीत को मिटा सकूं ताकि ऐसा कभी हुआ ही ना हो, तो क्या तुम अभी भी मौजूद हो या तुम मेरे बेचैन दिमाग की एक नकल मात्र हो? समुराई लड़के ने बस देखने का फैसला किया और रॉय द्वारा उसके सामने फेंके गए भयानक अस्तित्वगत पहेली को समझने की कोशिश की। अंत में कुरियर ने 30,000 रुपये गंवा दिए, लेकिन उसने रूलेट के नंबर और विजयी ग्लैडिएटरों के नाम बांध के खेल के लिए याद कर लिए थे। अजीब बात यह थी कि डायनासोर तो जीत गया, लेकिन एक पटाखा आखिर तक जिंदा बच गया। ठीक है, तुम तो कोई दृष्टा नहीं हो, समुराई लड़के ने कहा, जो अर्जुन के पूरे जुए के दौरान उसका संरक्षक बना हुआ था। मुझे लगता है तुम्हें धीरे चलना चाहिए। इस समय तो तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो। मुझे माफ करें, आपका नाम क्या है? अर्जुन ने अपने रहस्यमय समुराई ओवरसियर से पूछा। मैं जानाबाटो हूं, मैं सुमित हूं। क्या आप जापानी हैं? क्योंकि आपकी आवाज जापानी नहीं लगती। नहीं, उसने सवाल सुनकर थोड़ा उलझन में जवाब दिया। मैं इतालवी हूं। तुम्हारे सुपर विलेन का नाम जनाबाटो है, लेकिन तुम जापानी नहीं हो। लानत है नकली, मैं कोई सुपर विलेन नहीं हूं। उस आदमी ने विरोध किया। साफ तौर पर बात समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड कोरियाई है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अर्जुन ने हाँफते हुए कहा। वाह, शुक्रिया, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही उससे शादी कर लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हमारे पास क्यों आए। मैंने सुना है कि वाइवर्न ने भी तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया है। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। आप लोग सिक्का उछालकर जीत गए। जाबातो हंसा, कुछ ज्यादा ही खुश। उसने रॉय के कंधे पर हाथ रखकर उसकी निजी जगह में दखल दिया। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ला रहा हूं। समुराई बनने की चाह रखने वाले ने अर्जुन को सुशी बार में बुलाया, बियर पी और अर्जुन ने चाय मंगवाई। बाउंसरों ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि उन्हें थोड़ी निजता मिल सके। घोल भाग गया, झांबाटो ने रॉय को बताया। प्राइवेट सिक्योरिटी में एक जासूस ने हमें बताया कि उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया है, शायद अंदरूनी मदद से, और उस पागल को जानते हुए वह जल्द ही तुम्हारा पीछा करेगा। मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। अर्जुन ने हाँफते हुए वायवर्ण को यह बताने का वादा किया कि घोल के दोस्त अगली बार उसे बचा लेंगे। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि प्राइवेट सिक्योरिटी भ्रष्ट है? मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। इन कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है, इसीलिए कुछ बातचीत के लिए तैयार हैं। उनके कुलीन दस्ते, खासकर डायनामिस के अधिकारियों के लिए काम करने वाले, ज्यादा बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। जांबाटो ने बियर की चुस्की ली। हम जानते हैं कि आपके पास काफी शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन आपने हमसे संपर्क करके अच्छा किया। मैं हमेशा कहता हूं कि संख्या में सुरक्षा होती है। तुम्हें पता है कि मैं अमर हूं? अर्जुन ने पूछा। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। तुम अमर हो? झंबातों ने भौहें चढ़ाईं। तुम मर नहीं सकते? मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हुआ। झंबाटो रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। अच्छा, हम जानते हैं कि तुम अपनी मुख्य शक्ति के रूप में समय को अज्ञात समय तक रोक सकते हो, उस आदमी ने कहा। अब तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? कि आप इटली के सबसे बड़े सुपरविलेन संगठन हैं और आपका बॉस अजय है। हम नहीं हैं। झांबाटो ने आह भरी। हम एक परिवार और लाभ केंद्रित समाज हैं, सम्माननीय पुरुष और महिलाएं, महाखलनायक नहीं। सतीश कुमार हमें यही कहते हैं, क्योंकि हम कॉरपोरेट के लिए बिकाऊ नहीं हैं और हम गरीबों के लिए घर चर्च और अस्पताल बनाते हैं। हम समुदाय के लिए अच्छे हैं। तुम्हारी दवाइयां दिल के लिए भी अच्छी हैं, अर्जुन ने भावशून्य स्वर में कहा। लेकिन
तुम्हारे हथियार उससे भी बेहतर हैं। यह गैरकानूनी नहीं है, जंबाटो ने जवाब दिया, जो सच भी था, क्योंकि आजकल कोई सच्ची सरकार नहीं है। हमें खुद ही पैसे जुटाने पड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जहां हम शासन करते हैं वहां सब कुछ शांतिपूर्ण होता है। लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई लुटेरा आपका सामान नहीं लूटता, कोई पागल नहीं घूमता। जब वीर इटली पर कब्जा कर लेगा, और वह करेगा, तो आप हमारे देश को पहचान नहीं पाएंगे। यह युद्धों से पहले जैसा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को भी सचमुच इस बात पर यकीन था। हालांकि अच्छे पुराने दिनों के बारे में बड़बड़ाने के लिए वह थोड़ा छोटा लग रहा था। ओह, और क्या आपके पास बच्चों से जुड़ी कोई बात है? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि मैं काफी लचीला हूं, लेकिन अगर मैंने पाया कि आप किशोरों और उससे कम उम्र के बच्चों के साथ कुछ भी निंदनीय करते हैं, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। जंबाटो के मुंह से घोर घृणा का भाव निकला। हम सोनाली को नाबालिगों को भी नहीं बेचते, उसने कहा। हम बर्बर नहीं हैं, मेटा जैसे नहीं। खैर, क्या तुम्हें पता है कि हम एक संगठन के तौर पर कैसे काम करते हैं? क्योंकि अगर तुम हमसे जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें पदानुक्रम के आगे झुकना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं एक आजाद ख्याल किस्म का इंसान हूं। मैं बस एक दोस्त ढूंढने में मदद चाहता हूं। ओह, जीनोम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा होगा कि अर्जुन सिर्फ पैसे वाला आदमी है। किससे? उसका नाम क्रिश है, काले बाल, नीली आंखें, मार्क्सवादी, लेनिनवादी। क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है? अर्जुन ने सिर हिलाया। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, बस मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैं उसे सालों से ढूंढ रहा था, जब तक कि एक क्लाइंट ने मुझे उसकी बनाई हुई तकनीक से पैसे देने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि यह न्यू रोम से आई है। टेक, वो तो जीनियस है। जंबाटो ने उस जानकारी पर विचार करते हुए अपनी बियर खत्म की। ठीक है, देखो, अगर वो तुम्हारे लिए मायने रखती है तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। एहसान के बदले एहसान। अर्जुन इसके साथ रह सकता था। एक बार जानकारी मिल जाने पर वह हमेशा एक नया चक्र शुरू कर सकता था और सीधे कृष के पास जा सकता था, बिना किसी के बिस्तर में घोड़े का सिर रखे। कैसा उपकार! हमें ताकत की जरूरत है, जंबाटो ने कहा। नए रोम में मेटा गैंग नाम की एक नई समस्या है। ये सब पागल हैं। मैं उन्हें जानता हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। सालों पहले उनसे मेरी झड़प हुई थी, जब वे छोटे थे। उस समय घोल शामिल नहीं हुआ था, लेकिन वे पहले से ही क्रूर बदमाश थे। ऐसा नहीं है कि अर्जुन उन्हें दोष दे सकता था। मानव शरीर एक से ज्यादा अमृत, यहां तक कि नकली अमृत भी को झेलने के लिए नहीं बना है। दो शक्तियों के संयोजन से आनुवंशिक कोड अस्थिर हो जाता था, जिससे आमतौर पर प्राप्तकर्ता पागल हो जाता था। हां, उन्हें एक अतिरिक्त क्षमता जरूर मिली। जहां तक अर्जुन को पता था, किसी ने भी 2 से ज्यादा अमृत विकसित नहीं किए थे, लेकिन उन्हें अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए समय समय पर अमृत के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती थी। इन जीनोम म्यूटेंट्स को साइकोस नाम दिया गया था। आप सोचेंगे कि लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन वीर जैसे असाधारण मामलों का ख्याल, जिसने बिना किसी बुरे प्रभाव के 2 अश्लील शक्तियां प्राप्त कर लीं, हमेशा मूर्खों को अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित करता था। छोटी सी बात है, ये नशेड़ी हाल ही में हमारे इलाके में, खासकर उत्तरी इलाकों में घुसने लगे हैं, जंबाटो ने बताया, और उनके पीछे से चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो टीवी पर एक नया कोलोसियम युद्ध शुरू हो गया था। उन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया, हमने उन्हें जवाब दिया, और अब वे हमारे सहयोगियों और रेनेस्को जैसे सप्लायरों पर हमला कर रहे हैं। नहीं कर सकते। अर्जुन ने सिर काटने वाली हरकत की नकल की। पता है, हां, हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ये बस एक परेशान करने वाला उपद्रव है, और बॉस चाहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे लोग ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान दें। जंबाटो ने एक और बियर मांगी। तो आप क्या कहते हैं? कुछ म्यूटेंट्स को हराने में हमारी मदद करो, अपनी लड़की ले आओ। ओह, बिजनेस। अर्जुन ने हाथ जोड़े। कितने? कितने क्या? कितने लोग हताहत हुए? यह पहली बार 10 मई 2020 था, और अर्जुन ने अभी तक कुछ विस्फोट नहीं किया था। सच कहूं तो इस बात ने उसे हैरान कर दिया। 72 घंटे उसके लिए गैर विनाशकारी व्यवहार के लिए लगभग एक कठोर सीमा थे। वह हमेशा ऐसा नहीं करता था, बस
उसे रोमांचक परिस्थितियों में फंसने की आदत थी। अर्जुन रोमांच की ओर आकर्षित नहीं था, रोमांच उसकी ओर आकर्षित था और वह एक नए एड्रेनालाइन रश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रात में उत्तर की ओर गाड़ी चलाते हुए कुरियर और उसकी प्लाईमाउथ गाड़ी धनी इलाकों को छोड़कर ज्यादा औद्योगिक इलाकों में पहुंच गई। होटल और कसीनो धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह रेलवे स्टेशन, धूसर इमारतें, टैक्सी सेंटर और दूसरे व्यवसाय आ गए। नक्शे के मुताबिक उन्हें कुछ ही देर में पुराने बंदरगाह तक पहुंच जाना चाहिए था। अस्तित्व व्यक्तिपरक है। हम अर्जुन ने अपनी दाहिनी ओर बैठे यात्री की ओर सिर घुमाते हुए पूछा। उसे कार में खुद को नीचे करना पड़ा ताकि उसका सिर छत तक न पहुंच जाए। अगर आप समय को पीछे ले जा सकते हैं तो क्या मेरा अस्तित्व है, इस बारे में आपका सवाल, झांबाटो ने आगे कहा। उस आदमी ने कार के पीछे रसायनों से भरे डिब्बे रखे थे और फिर परिवार के लिए अपनी पहली नौकरी के दौरान रॉय का साथ देने पर जोर दिया। दोनों को एक शिपमेंट को हमले से बचाना था और अगर मेटा ने उसे रोकने की हिम्मत की तो उसे पीटना था। हम कभी नहीं जान सकते कि हमारा अस्तित्व है, इसलिए अस्तित्व का कोई वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है। तुम अभी भी सोच रहे हो? अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। उसने इतने कम समय में इतनी बकवास बातें कह दी कि लोग अक्सर बीच में ही भूल जाते थे कि उसने क्या कहा था। हां, यह परेशान करने वाला है। अरे, तुम्हें तो अनिश्चितता की आदत हो जाती है। बेहतर होगा कि उसे सच न बताया जाए। कारों की आवाज के बाद किनारे पर टकराती लहरों और शाम की हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शहर का पुराना बंदरगाह कुछ कुछ वीरान सा लग रहा था। जंग लगी इमारतें तटवर्ती गोदामों के बगल में खड़ी थीं। एक विशाल सुपर टैंकर के अवशेष समुद्र के किनारे दिख रहे थे, जो पत्थरीले समुद्र तट से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जब यह घटना हुई तब कप्तान शायद नशे में रहा होगा। अगर उस इलाके में इंसान रहते भी थे तो अर्जुन को किसी की भनक तक नहीं लगी। वे गरीब क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। हवा की गुणवत्ता भी काफी कम हो गई थी, यहां तक कि अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पेशेवर धूम्रपान करने वाले को चूम रहा हो। बदबू समुद्र की गंध को भी मात दे रही थी। उसने इसके लिए एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, औद्योगिक सुविधाओं और उत्तर में प्रसिद्ध रस्ट टाउन की निकटता को जिम्मेदार ठहराया। अर्जुन ने शिकायत की, कोई ग्रीन पीस को बुलाए, वे सब मरे हुए तो नहीं हो सकते। डायनामिस रस्ट टाउन में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नकली जीनोम का इस्तेमाल करता है, जानबाटो ने जवाब दिया जब वे पत्थरीले समुद्र तट की ओर गाड़ी चला रहे थे। लेकिन वे इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते। क्या यही नेपल्स के पुराने बंदरगाह का अवशेष है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। उसे हमेशा से युद्ध पूर्व सुविधाओं में रुचि रही थी, खासकर तब जब ज्यादातर शहर सुंदर सुंदर गड्ढों में तब्दील हो चुके थे। हां, डायनामिस दक्षिण में मालवाहक जहाजों के लिए नए डॉक बना रहा है। जानबाटो ने तट पर एक जगह की ओर इशारा किया। हम वहां रुक सकते हैं। अर्जुन ने कार 2 गोदामों के बीच खड़ी की, फिर अपने साथी के साथ नीचे उतरा। एक समूह घाट के अवशेषों के पास बक्सों के एक बड़े ढेर और एक मिनी वैन के पास उनका इंतजार कर रहा था। सरगना और सबसे छोटा एक अफ्रीकी इतालवी था, मुश्किल से 18 साल का, फिर भी अर्जुन से भी लंबा। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, वह अपने बाल छोटे रखता था और फैशनेबल कपड़े पहनता था। उसने अपनी नशीली दवाओं की कमाई एक स्टाइलिश स्वेटर बूट और बढ़िया पैंट पर खर्च की थी। वह वाकई एक सभ्य मध्यवर्गीय व्यक्ति जैसा दिखता था, भले ही वह उन दोनों के आने पर जॉइंट पीने में व्यस्त हो। बाकी खैर, वे सब मशीन गन वाले ग्रंट थे, कुछ खास नहीं। तोप का चारा, जिनकी जिंदगी कम होती है और करियर में तरक्की के मौके भी कम, जिन्हें आजकल अर्जुन देखते ही पहचान लेता था। कुरियर ने उन्हें ग्रंट 1, ग्रंट 2 और ग्रंटी नाम दिया था। आखिरकार दोनों जीनोम को आते देख नेता ने शिकायत की, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें तो पहले आना था, हम खुले में हैं। माफ करना लुइगी, जानबाटो ने काफी शांत स्वर में जवाब दिया। ट्रैफिक की वजह से हमें देर हो गई। अरे लुइगी, अर्जुन ने अपनी सबसे अच्छी आवाज में कहा। मैं हूं मानव। लुइगी ने भौहें चढ़ाईं, संबंध जोड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि यह वीडियो गेम का सामान है, ग्रंटी ने कहा।
अन्य मूक ने अपने कंधे उचका दिए। अर्जुन ने आह भरी। यह बहुत थका देने वाला है, उन्होंने शिकायत की। अज्ञानता के सागर के बीच संस्कृति का एक द्वीप होना। लुइगी, मैं रॉय हूं, वही नया मसल जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जांबाटो ने परिचय कराया। रॉय, मैं लुइगी हूं, उर्फ क्रिप्टो। ये हमारा सप्लाई मैन है। तुम्हारे पास भी कोई महाशक्ति है? अर्जुन ने बनावटी आश्चर्य से पूछा। क्या सिर्फ बिना हथियार वाला आदमी खास हो सकता है? हां, मेरे पास एक बकवास फिल्टर है, लुइगी ने जवाब दिया और अपनी जॉइंट मछलियों के साथ बांटने के लिए समुद्र में फेंक दी। तुम्हारा पसंदीदा जीनोम कौन है? अच्छा, मैं नहीं। एक विदेशी शक्ति ने अर्जुन के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसकी जबान टेढ़ी कर दी। मिस्टर रिया बहुत अच्छे हैं। सच में? लुइगी ने थोड़ा नाराज होकर पूछा। तुम्हें वो अजीब सा आदमी पसंद है? अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। और हां, मैं काफी विषम लिंगी हूं, लेकिन अगर सोनू सिंह रात में चुपके से मेरे कमरे में आ जाए तो भी मैं उसे। ठीक है, ठीक है, रुको, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, लुइगी ने कहा। अर्जुन के दिमाग से यह बात हट गई। देखा, एक बार बात शुरू कर दोगे तो मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे। एक दिन, अर्जुन ने लुइगी की ओर उंगली हिलाते हुए चेतावनी दी, तुम मुझसे गलत सवाल पूछोगे और तुम्हें जवाब पसंद नहीं आएगा। यानी उसे फिर से लोड करना होगा और फिर से शुरू करना होगा। अपने टाइम स्टॉप के बारे में शेखी बघारना एक बात थी, लेकिन अर्जुन हमेशा अपने सेव पॉइंट के बारे में चुप रहता था। किसी दिन कोई होशियार आदमी उसके इक्का दुक्का दांव को चकमा दे सकता था, इसलिए अर्जुन हमेशा इसे अपनी आस्तीन में छिपाए रखता था। तुम स्फीयर की जगह इस आदमी को क्यों लाए? लुइगी ने झांबाटो से शिकायत की। या चिट्टर? वे कहीं और व्यस्त हैं, समुराई ने जवाब दिया। और आपके पास 5 अंगरक्षक हैं। गोलियां किसी भी मेटा को नहीं रोक पाएंगी। उसके साथ ही बदमाश ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, जानबाटो ने गला साफ किया। काम के बाद हम सुरक्षा को लेकर हमेशा बहस कर सकते हैं। पनडुब्बियां जल्द ही आ जानी चाहिए, लुइगी ने जवाब दिया। मैंने निजी सुरक्षा कर्मियों को पैसे देकर दूसरी तरफ देखने को कहा है, इसलिए इस मोर्चे पर कोई समस्या नहीं है। सतीश कुमार के बारे में क्या? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। क्या आप सुपर हीरो भी खरीद सकते हैं? लुइगी हंसा। वो जरूरत से ज्यादा प्रचार करने वाले जोकर? चिंता मत करो, वो समय समय पर हमारे कामों पर हमला करने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन हमसे इतना डरते हैं कि कोई भी असली तोड़फोड़ करने की कोशिश नहीं करते। वो आमतौर पर स्वतंत्र लोगों पर हमला करते हैं, पेशेवरों पर नहीं। वे हमें अपना काम करने देते हैं, हम उन्हें अपना काम करने देते हैं, जानबाटो ने अर्जुन की कार से बक्से हटाते हुए समझाया। यह शीत युद्ध जैसा है, लेकिन हम रस्ट टाउन के पास हैं और मेटा पहले ही इस तरह की डिलीवरी कर चुका है, इसलिए तैयार हो जाइए। तो अब मुट्ठी बांधने का समय है। अर्जुन ने पिस्तौल गॉन्टलेट्स निकालने के लिए अपनी कार की डिक्की खोलते हुए कहा। पिस्टो गॉन्टलेट्स धातु के दस्ताने थे, जिन्हें सबसे पहले कुख्यात जीनियस नील ने नजदीकी युद्ध वाले ड्रोनों को लैस करने के लिए विकसित किया था। रॉय के अपने हथियार भी हाइड्रोलिक पिस्टन से चलने वाले रैम वाले गॉन्टलेट्स जैसे दिखते थे। यह तंत्र रैम को आगे की ओर धकेलता था, जिससे दुश्मन को पीछे धकेला जा सकता था। कुरियर ने तो मूल डिजाइन में और भी सुधार किया और इसमें बिजली का झटका भी डाला, जिससे दर्द दोगुना हो गया। ये पिस्तौल गॉन्टलेट हैं, पर ये कोई पिस्तौल गॉन्टलेट नहीं हैं, अर्जुन ने लुइगी पर शेखी बघारी अपने दस्ताने पहनकर उन्हें दिखाते हुए। मैं इन्हें फिस्टी ब्रदर्स कहता हूं क्योंकि ये लोगों को मुक्कों से उड़ा देते हैं। परमाणु बमों से तो सब डरते हैं, लेकिन ये असली परमाणु बम हैं। सिर्फ ग्रंट 2 हंसा, जिससे साबित हुआ कि भविष्य सिर्फ उसी का है। लुइगी ने अर्जुन के दस्ताने देखे, फिर जानबाटो की तरफ। जैन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आदमी किस ग्रह पर रहता है, लेकिन वह साफ तौर पर हमारा नहीं है। वे कहते हैं कि पागलपन एक गड्ढा है। अर्जुन ने कमर पर हाथ रखते हुए खुशी से जवाब दिया। वे गलत हैं, पागलपन एक रोलर कोस्टर है। मुझे वह कुछ कुछ पसंद है, जानबाटो ने लुइगी से कहा, जब बाकी बच्चे अपने अपने टोकरे पहले से मौजूद ढेर में डालने में मदद कर रहे थे। वह मजेदार है। तुम्हें अजीब लोग पसंद हैं बस।
लुईकी ने कंधे उचकाए और स्वेटर की आस्तीन ऊपर उठाकर घड़ी दिखाई। अब कभी भी। घाट के पास का पानी हिलने लगा। तीनों किनारे की ओर देखने लगे। लहरों से 3 अजीबोगरीब गोलाकार बाथिस्फेयर उभरे, जिनमें से प्रत्येक इतना बड़ा था कि अपने भीतर कई लोगों को समाहित कर सकता था। पुराने बाथिस्फेयर मॉडल की तरह इन मशीनों में किसी भी प्रकार के केबल नहीं थे, बल्कि ये छोटे प्रोपेलर से चलती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनका मजबूत कांच का दरवाजा खुला, लेकिन अर्जुन को अंदर कोई नियंत्रण या बटन दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने डिजाइन पहचानते हुए अचानक कहा, यह तो क्रिश का सामान है। अरे! लुईकी चिल्लाया जब कुरियर ने उसे मशीनों को बेहतर ढंग से देखने के लिए रास्ते से हटा दिया। अर्जुन को अपनी परिकल्पना की पुष्टि करने में बमुश्किल कुछ नजरें लगीं। वह हजारों कृतियों के बीच उसकी कृतियों को पहचान सका। एक पुरानी स्टीम पंक तकनीक के प्रति लगाव जो फिर से व्यावहारिक हो गई थी। डिजाइन की कठोरता जिसमें बर्बर दक्षता की वेदी पर सुंदरता की बलि दी गई थी। उसका पसंदीदा लाल रंग समुद्र की वजह से फीका पड़ गया था। बाथिस्फेयर के दृश्य ने अर्जुन के मन में पुरानी भावनाएं जगा दीं, जो उदासीनता और ऊब के नीचे लंबे समय से दबी हुई थीं। पुरानी यादें, खुशी, लालसा और यहां तक कि उम्मीद भी। आखिरकार वर्षों की निष्फल खोज के बाद अर्जुन सही रास्ते पर आ गया। उसके एकाकीपन के दिन जल्द ही खत्म होने वाले थे। वह जानता था कि यह मिशन उसकी मुख्य खोज को आगे बढ़ाएगा। क्रिश! अर्जुन ने फ्लैशबैक से बचने की कोशिश की। झांबाटों की ओर मुड़कर बच्चों की तरह गिड़गिड़ाया, तुम्हें यह कहां मिला? प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे नहीं पता, झांबाटों ने जवाब दिया। वल्कन का विभाग तकनीक का ध्यान रखता है, हमारा नहीं। हम तो बस सामान का परिवहन और प्रबंधन करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मशीनें हमारे पास हैं भी या नहीं। लुईकी ने अपने कपड़े झाड़ते और फोन निकालते हुए कहा। जैसे ही ग्रंट्स ने बाथिस्फेयर में क्रेट फेंके, वह टाइप करने लगा, शायद किसी और को सिग्नल भेज रहा हो। बस सामान अंदर रखने में हमारी मदद कर दो, मैं बाद में देख लूंगा। ठंड बढ़ रही है और यहां सुरक्षित नहीं है। ठंड की बात करें तो अब जब अर्जुन ने इसके बारे में सोचा तो लगा कि हर पल ठंड बढ़ती जा रही है, अस्वाभाविक रूप से। झांबाटो ने भी इसे देखा और तुरंत हमले के लिए तैयार हो गया। उसके हाथों में एक ठोस लाल रंग की घूमती हुई तलवार दिखाई दी, जो कटाना की हूबहू नकल थी। वे आ गए हैं, उसने कहा, और गुंडों ने तुरंत अपनी मशीनगनें उठा लीं। अर्जुन ने चारों ओर देखा और तुरंत उन्हें उत्तर से आते हुए देखा। दूर से एक आकृति ने समुद्र को जमा दिया, जिससे बर्फ का एक पुल बन गया, जिस पर वह स्केटिंग करने लगा। अर्जुन ने घोल को तुरंत पहचान लिया। हालांकि हुडी की बजाय उस वृद्ध आपदा ने उसके शरीर को बर्फ की चादरों से ढक दिया था, जिससे एक बहुपरत कवच बन गया था। उसके शरीर से सफेद धुंध का एक बादल निकल रहा था, जिससे उसके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से पहचानना मुश्किल हो रहा था। एक और आकृति घोल के पीछे उड़ रही थी, हालांकि तैरना ज्यादा बेहतर होता। दूसरे जीनोम ने काले रंग का हैजमैट सूट और गैस मास्क पहना हुआ था, जिससे उन्हें एक डरावना एहसास हो रहा था। उनके दस्ताने संपीड़ित हवा की धाराएं छोड़ रहे थे, जिससे वे समुद्र में आगे बढ़ पा रहे थे। संक्षेप में एक जीवंत चेरनोबिल हॉलिडे विज्ञापन। घोल और सरीन जांबातों ने दोनों को पहचान लिया। शायद और भी। मैं उनका ध्यान रखूंगा, अर्जुन ने बिना किसी रुकावट के अपनी मुख्य खोज जारी रखने के लिए उत्सुक होकर कहा। तुम लोग अपना छोटा मोटा शारीरिक श्रम जारी रख सकते हो नौकरों। तुम उनसे अकेले ही मुकाबला करना चाहते हो? जांबातों ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। तुम्हें यकीन है? वे हत्यारे हैं। अरे, उसे परवाह थी। अर्जुन ने अंगूठा ऊपर उठाया और उत्तर की ओर पत्थरीले समुद्र तट और सुपर टैंकर की ओर चल पड़ा। तेल लगे पत्थरों पर वह लगभग फिसल गया, फिर संभला और फिर समुद्र की ओर देखा। दोनों पागलों ने स्पष्ट रूप से घाट और बाथिस्फेयर की ओर निशाना साधा था। शायद उन्हें पहले से ही आगाह कर दिया गया था। तभी घोल की नजर अर्जुन पर पड़ी, जो अदृश्य बल्ले से होम रन की नकल कर रहा था। जैसे कोई सांड किसी मैटाडोर को चुनौती देता है, वैसे ही साइको ने तुरंत रास्ता बदल लिया, जिससे उसका साथी हैरान रह गया। उसने हत्या का इरादा करके अर्जुन पर हमला कर दिया। अरे मादर चोद! घोल समुद्र के ऊपर से चिल्लाया। जैसे जैसे वह पास आता गया, पत्थर का समुद्र तट
आर्कटिक की नकल करता हुआ दिखाई दिया। साइको के चारों ओर नमी से 1 दर्जन बर्फ के टुकड़े बन गए, जबकि वह इतनी गालियां दे रहा था कि अर्जुन का दिमाग उसे अपने आप सेंसर कर रहा था। अरे, मैं तुम्हारी खोपड़ी को ब्लीप करूंगा और अपनी ब्लीप से ब्लीप 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 करूंगा। यह बच्चों के अनुकूल नहीं था। यह बिल्कुल भी बच्चों के अनुकूल नहीं था। तुम्हारे दांत वापस उगाए? अर्जुन ने गौर किया। तुमने जरूर बहुत दूध पिया होगा। घोल ने जवाब में समुद्र तट पर छलांग लगाई और एक साथ अर्जुन पर 1 दर्जन बर्फीले खंजर चला दिए। जाहिर है, अब वह बेसबॉल नहीं बल्कि चाकू फेंकता था। कुरियर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने समय को रोक दिया, अपने ट्रेंच कोट के नीचे छिपे चाकुओं को निकाला, निशाना साधा और उन्हें फेंक दिया। जब समय फिर से शुरू हुआ तो घोल के प्रक्षेप्य अर्जुन के प्रक्षेपियों से विक्षेपित हो गए। ज्यादातर बर्फ के टुकड़े पीछे एक गोदाम से टकराए, लेकिन अपने निशाने से चूक गए, जबकि एक फेंका हुआ चाकू साइको की असुरक्षित आंख में जा लगा। चाकू फेंकने में महारत हासिल करने के लिए उसे कई बार प्रयास करने पड़े, लेकिन यह सब सार्थक रहा। मैं तुम्हारी खाल संतरे की तरह छील दूंगा, घोल ने चाकू निकालते हुए दर्द से फुफकारते हुए कहा। उसकी चीखें अर्जुन के कानों में संगीत की तरह गूंज रही थीं। आंख का खून सॉकेट से बाहर आते ही स्ट्रॉबेरी रंग की आइसक्रीम में बदल गया, जिससे कुरियर को भूख लग गई। फिर मैं तुम्हारा खून और उसमें मौजूद मीठा अमृत पी जाऊंगा। दूसरे साइको ने समुद्र तट पर उतरने के लिए यही क्षण चुना। बर्फ की सतह पर जोरदार धमाका किया और किसी तरह फिसलने से बच गया। घोल की सफेद धुंध ने धीरे धीरे समुद्र तट पर बर्फ की परत को चौड़ा कर दिया, जो अब समुद्र और रास्ते तक फैल गई थी। अर्जुन को अचानक ख्याल आया कि क्या उसे अपने पहनावे में एक स्कार्फ भी शामिल कर लेना चाहिए। घोल, यह क्या बकवास है। हालांकि मुखौटे की वजह से उसकी आवाज कुछ दबी हुई थी, लेकिन मिस न्यूक्लियर डिजास्टर साफ तौर पर एक लड़की थी। सुना रोहित, पहले शिपमेंट यही है। घोल गुर्राया, अपनी बाहों पर बर्फ के टुकड़े बनाकर अर्जुन की ओर इशारा करते हुए। यही है वो कमीना जिसने मुझे पीटा था। मैंने कहा था ना कि सुमित है। बदनामी। उस बूढ़े जीवाश्म की पीड़ा कम करने की कोशिश के लिए अर्जुन को यही धन्यवाद मिला, और उन्होंने कहा कि इच्छा मृत्यु प्रगतिशील है। मुझे लगता है रोहित हम पर नाराज नहीं हो सकता कि हमने उनमें से किसी एक को झाड़ दिया। सरीन ने अर्जुन की तरफ अपने दस्ताने उठाते हुए कहा, मानो उसे डराना चाहिए। उसने जरूर हाथ नहीं धोए होंगे। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम्हें रस्ट टाउन से दूर ही रहना चाहिए था, लेकिन लगता है तुम डरपोक लोग सीखने में बहुत धीमे होते हो। चिंता मत करो, कुरियर ने जवाब दिया। जो भी हो ब्लॉर। ब्लॉर? हैजमेट लड़की ने उलझन में उसे बीच में ही टोक दिया। ये मेरा ना, अब तुम्हारा नाम ब्लॉर है क्योंकि तुम हवा उड़ाते हो। अर्जुन ने फिर धमकी भरे अंदाज में एक आंख पर उंगली उठाई। और अब उसका नाम पिकार्ड है क्योंकि मुझे फ्रेंच फ्रोजन फूड पसंद है। पीछे मुड़कर देखें तो एक लड़की को ब्लॉर कहना थोड़ा गंदा लग सकता था क्योंकि वह सचमुच परेशान हो गई थी। उसके दस्ताने कंपन करने लगे, जिससे रॉय पर संपीड़ित हवा का एक झोंका फूट पड़ा। उनके नीचे की बर्फ उस आघात तरंग से टूटने लगी और अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे उसका उपनाम वाइब्रेटर रखना चाहिए था। कुछ सेकंड के लिए समय को रोककर अर्जुन आलस से विस्फोट के रास्ते से हट गया, लगभग बर्फ पर फिसल गया, खुद को संभाला, कोसा और फिर समय को फिर से चलने दिया। संपीड़ित हवा ने समुद्र तट के पीछे के रास्ते को उड़ा दिया, पत्थरों को पीसकर धूल में मिला दिया और फुटपाथ को कम से कम 10 मीटर तक एक सीधी रेखा में फिर से सजा दिया। इसे एक त्रिगुट बनाने की कोशिश में घोल ने ब्लेड ऊपर उठाए कार की गति के बराबर की गति से स्केटिंग की। इस तरह न झूलते हुए अर्जुन ने अपना सिर नीचे करके हमले को टाल दिया। उसका टाइम स्टॉप 10 सेकंड तक चल सकता था और आप 10 सेकंड में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके बाद उसे कूलडाउन अवधि का सामना करना पड़ा। यह अर्जुन द्वारा फ्रीजिंग टाइम में बिताए गए समय के बराबर था। 5 सेकंड के लिए टाइम स्टॉप का उपयोग करें, 5 सेकंड के बाद इसे दोबारा नहीं कर सकते। पर्सनल स्पेस की अवधारणा को न समझते हुए घोल अर्जुन को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता रहा
और अपनी इस कोशिश के लिए उसके पेट में एक घूंसा लगा। संपर्क में आते ही फिस्टी सक्रिय हो गया और मेढे ने साइको के बर्फीले कवच को तोड़ दिया और उसे पीछे की ओर उड़कर समुद्र में नहाने के लिए भेज दिया। उसके पानी में प्रवेश करते ही पानी जम गया। बदकिस्मती से घोल की सफेद धुंध के संपर्क में आने से फिस्टी जम गया और पिस्टन जाम हो गए। अरे, जब भी चीजें गर्म होती तो हमेशा ही इसके प्रदर्शन में समस्याएं आती। अपनी टीम की साथी की परवाह किए बिना सरीन लगातार अर्जुन पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, जो अपने ही मन के मजाक पर हंस रहा था। कुरियर को समुद्र तट से भागकर रास्ते पर आना पड़ा, क्योंकि एक शॉक वेव ने बर्फ को तोड़ दिया था। यहां तक कि कुछ देर के लिए समय भी रुक गया था। तुम बहुत तेज हवा उड़ाते हो, यही तुम्हारी ताकत है। अर्जुन हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमी हुई सड़क पर लगभग फिसल गया, जिससे पल बिगड़ गया। उसने फिर से आइस स्केटिंग सीखने के लिए एक चक्कर क्यों नहीं लगाया? मेरा पंखा भी ऐसा ही कर सकता है, और इसके लिए मुझे $15 देने पड़े। अर्जुन को भागते हुए देखकर और अभी भी उसके पूरे ध्यान की लालसा में सरीन ने अपने हाथ उसके पैरों की ओर किए और एक नई प्रघाती लहर छोड़ी। संपीड़ित हवा के एक स्तंभ ने उसे ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे वह बंदरगाह के ऊपर से छलांग लगा सकी। अर्जुन ने ऊपर देखा और उसकी पीठ का एक सटीक दृश्य देखा, लेकिन उसे निराशा हुई जब वह अपने सूट के अंदर तैरती हुई प्रतीत हुई। बहुत अजीब। यह जुनून क्यों है, ब्लोर? अर्जुन ने फिस्टी को उस पागल लड़की के चेहरे से रूबरू कराने की कोशिश करते हुए पूछा। कुछ भी गंदा नहीं। क्या तुम पहली नजर में ही मुझ पर पैदा हो गए हो? दुर्भाग्य से आपके लिए, सरीन ने उत्तर दिया, ऊपर से अपने दस्ताने को हिलाते हुए रास्ते पर छोटे छोटे धमाके किए। मैं एक शव प्रेमी हूं। अरे यार, मजाकिया। अर्जुन को आपस में बातचीत करने में बहुत मजा आ रहा था, भले ही उसे धमाकों से बचने पर ध्यान देना था। इतने सारे लोग बिना किसी बातचीत के उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। यह सरासर बदतमीजी थी। समय फिर रुक गया। अर्जुन भागा और रास्ते के उस हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहा जो अभी तक नहीं जमा था। बर्फ पर दौड़ना जितना लगता था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, और उससे भी ज्यादा इससे वह एक बेवकूफ सा लग रहा था। जब समय फिर से शुरू हुआ तो सरीन की गोली ने जमे हुए फुटपाथ को पनीर में बदल दिया था। क्षितिज पर कुरियर ने झांबाटो और लुइगी को आपूर्ति का काम पूरा करते देखा, यह देखकर कि वह स्थिति को अच्छी तरह संभाल सकता है। मुझे यकीन है कि हम अपने बीच की बर्फ पिघला लेंगे। यह तो बहुत दयनीय है, सरीन ने तटवर्ती गोदाम की छत पर उतरते हुए जवाब दिया। ऊंचाई से उसे रास्ते का बेहतर नजारा मिल रहा था और ठोस जमीन उसे पूरी तरह से अर्जुन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रही थी। इस बार अपने प्रदर्शन संबंधी समस्याओं को हल करने के बाद उसने छोटे छोटे हमलों से हटकर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। क्या मेरे निमंत्रण ने तुम्हें बिल्कुल ठंडा कर दिया? रॉय ने मासूमियत से मिस चेरनोबिल से चिल्लाया और भागते हुए फिस्टी को किसी तरह खोल दिया। लगातार हो रहे विस्फोट से उसके पीछे का रास्ता ढह गया और पत्थर समुद्र तट पर गिरने लगे। सच कहूं तो अर्जुन को इस बात पर हैरानी हुई कि उन्होंने पूरे मोहल्ले को नहीं जगाया था। क्या तुम कभी चुप नहीं होते? घोल की आवाज में गरज थी जब भीगा हुआ साइको दूसरे चक्कर के लिए रास्ते पर कूद पड़ा। बर्फ का कवच पहने होने के बावजूद वह हर कदम पर खारा पानी पीछे छोड़ रहा था। और क्या वह उसके पैर में चिपकी हुई एक स्टारफिश थी? खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपने मुझे बीच में ही टोक दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने अपने शत्रुओं का सामना किया और अपनी भुजाएं फैला दी तथा शानदार दिखने की पूरी कोशिश की। मैं तुम्हें गंभीरता से नहीं लूंगा, बग्स बनी। खरगोश अर्जुन का सभी उपन्यासों में सबसे प्रिय पात्र था और अपनी अंतहीन यात्रा के दौरान उसने उसके सभी कार्टून देखे थे। संदेशवाहक हमेशा शिकारियों द्वारा उस धूर्त जानवर को न पकड़ पाने पर हंसता था और हर चूकी हुई गोली के साथ उनका क्रोध बढ़ता जाता था। तो यह इन दोनों के लिए बहुत निराशाजनक रहा होगा। बस करो। अब तक घोल इतना भड़क चुका था कि उसे अपने चारों ओर फैली सफेद धुंध के बीच से देखना मुश्किल हो गया था। पूरा बंदरगाह धीरे धीरे जम रहा था, जबकि साइको अर्जुन पर कार के आकार के बर्फ के टुकड़े फेंक रहा था। बचना बंद करो।
अर्जुन ने आलस्य से समय को रोक दिया, प्रक्षेप्य के रास्ते से हट गया और फिर अपनी शक्ति समाप्त कर दी। पागल जितना क्रोधित होता गया, उसका निशाना उतना ही खराब होता गया। दुर्भाग्य से मिस्टर डेम की हड्डियों के चारों ओर छाई सफेद धुंध ने अर्जुन के लिए बिना रुके उसके करीब पहुंचना असंभव बना दिया। वह जानता था कि उसे मोटे स्वेटर में निवेश करना चाहिए था। घोल, वो तो स्पीडस्टर है। सरीन गुर्राई अभी भी ऊंची जगह पर खड़ी थी। अर्जुन को मारने में वो अपने साथी से ज्यादा कामयाब नहीं रही, जिसने उसका मजाक उड़ाते हुए ठीक उसी समय अपना टाइम स्टॉप एक्टिवेट कर दिया, जब उसके बम उसके पहुंचने से बस 1 इंच की दूरी पर थे। एक बार तो कुरियर ने उसे एक किस भी किया। बस उसे अभी फ्रीज कर दो। मैं स्पीडस्टर नहीं हूं, मैं रॉय हूं, अर्जुन चिल्लाया, अपना सबसे बड़ा राज बताते हुए। मैं अमर हूं, लेकिन किसी को बताना मत। जल्द ही तुम फुटपाथ पर खून बन जाओगे। कैसा फुटपाथ? अब तक दोनों पागलों ने पूरा तटबंध तबाह कर दिया था, उसे बर्फ और गड्ढों से भरे एक बर्फीले बंजर इलाके में बदल दिया था। अर्जुन को खड़े होने के लिए, जमीन ढूंढने के लिए उत्तर की ओर बढ़ते रहना पड़ा और आखिरकार वे दोनों एक खाली पार्किंग स्थल पर पहुंच गए। जब घोल पैदल उसका पीछा कर रहा था, उसकी महिला साथी एक स्ट्रीट लाइट के ऊपर फिसलती हुई किसी तरह फिसलने से बच गई। उसके चलने के तरीके में कुछ गड़बड़ थी, मानो उसका कोई वजन ही न हो। सभी साइको म्यूटेंट होते हैं, इसलिए हाजमैट सूट के नीचे उसकी शारीरिक बनावट जरूर असामान्य होगी। माफ करना, लेकिन आप आइसक्रीम बनाते हैं और हवा उड़ाते हैं, अर्जुन ने कहा। घरेलू उत्पाद ऐसा कर सकते हैं, जबकि मैं सारी वास्तविकता की धुरी पर नियंत्रण रखता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं पक्षपाती न लगूं, लेकिन घोल ने भयंकर गर्जना के साथ सफेद धुंध का एक व्यापक विस्फोट किया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जम गई। अर्जुन ने बस अपना टाइम स्टॉप चालू किया और एक बार फिर चकमा दे दिया। फिर भी पीछा करते करते ऊब गया और अब एक मौका पाकर उसने अपने 2 चाकू उठाए, एक घोल की बची हुई आंख पर और दूसरा सरीन पर। जब समय पुनः शुरू हुआ तो घोल ने अपनी शेष बची आंख खो दी और सरीन ने छाती पर चाकू रख दिया। आप इसे आसान नहीं बना रहे हैं। हालांकि जब सरीन के हैजमेट सूट से हरी गैस निकली तो अर्जुन की बोलती बंद हो गई। इस अजीब पदार्थ ने साइको के नीचे लगी स्ट्रीट लाइट को तुरंत जंग लगा दिया, जिससे बिजली के पुर्जों में शॉर्ट सर्किट हो गया और धातु धीरे धीरे मुड़ने लगी। सरीन ने गैस को अंदर ही रखने की कोशिश में छेद पर हाथ रखा। वह जानता था कि वह गर्म हवा से भरी हुई थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, घोल कराह उठा। उसका चेहरा अब स्ट्रॉबेरी शरबत जैसा लग रहा था और उसकी खोपड़ी से सारा जमा हुआ खून बह रहा था। यह थोड़ा डरावना था, लेकिन अर्जुन ने इससे भी बदतर हालात देखे थे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। घोल, मुझे पता है, मेरी आकर्षक पोशाक और मेरे लंबे खूनी बल्ले को देखकर तुम पहली नजर में ही मुझ पर फिदा हो गए थे। अर्जुन ने उसे ताना मारा। यकीन मानो, मुझे ऐसा अक्सर होता है, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता। मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं, घृणित आइसक्रीम ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा। अगर तुमने फिर से मजाक किया तो तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, अर्जुन ने खुद को रोक न पाने के कारण हंसते हुए कहा। घोल गुस्से से दहाड़ उठा। उसका शरीर सफेद धुंध में समा गया। वह अजीब पदार्थ उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे स्टैलेग्माइट्स की परतें बन रही थीं। जब यह विलीन हुआ तो घोल गायब हो गया। उसकी जगह बर्फ और हिम का 4 मीटर ऊंचा विशालकाय पिंड आ गया। हिम मानव और हेजहॉग के इस विचित्र मिश्रण में हाथों की जगह गदाएं थीं और बर्फ के कांटों का एक मोटा घेरा था। ओह! अर्जुन को मुश्किल से एक तरफ कूदने का समय मिला, क्योंकि विशाल हिममानव उसे किसी कीड़े की तरह कुचलने की कोशिश कर रहा था। उस प्राकृतिक संरचना की विशाल शक्ति ने कंक्रीट को चकनाचूर कर दिया और जमीन को हिला दिया। इस बीच सरीन अपने सूट के छेद को ढकने में इतनी व्यस्त थी कि वह मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। घोल ने उस शरीर को कैसे चलाया? बर्फ तो ऐसे काम नहीं करती, वो तो झुक भी नहीं सकती। अर्जुन ने धोखेबाजी की। पार्किंग में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी, जो हर नए कदम के साथ और तेज होती जा रही थी। कोई भारी चीज युद्ध के मैदान की ओर तेजी से बढ़ रही थी, उस गौरव का एक हिस्सा हथियाने के लिए। रॉय! जांबाटो पार्किंग में दाखिल हुआ
उसके हाथों में लाल रंग की तलवार दिखाई दे रही थी। सिक्योरिटी आ रही है। मुझे लगा था कि तुम लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए हैं। अर्जुन ने घोल के एक और वार से बचते हुए पूछा। उसे हैरानी हो रही थी कि साइको उसकी आंखों के बिना उसे कैसे ढूंढ सकता है, और उसने अंदाजा लगाया कि शायद इसका तापमान से कुछ लेना देना होगा। हमने उन्हें डिलीवरी रन को नजरअंदाज करने के लिए पैसे दिए थे, बंदरगाह के विनाश को नहीं। झांबाटो ने वहां मौजूद दो पागलों पर नजर डाली और सबसे पहले उस स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया जिस पर सरीन खड़ी थी। मिस चेरनोबिल पार्किंग के दूसरे छोर पर सरक गई, जिससे अर्जुन के इस संदेह की पुष्टि हो गई कि वह गैस से बनी है। झांबाटो ने सरीन से अपना निशाना बदलकर उसके हमवतन पर निशाना साधा, जो उसके करीब था। अपने कवच के भारीपन के बावजूद तेज रफ्तार से चलते हुए उसने विशालकाय हिममानव का पैर टर्की की तरह काट डाला, उसे दो टुकड़ों में काट डाला। फिर भी पैर तेजी से शरीर से जुड़ गया और झांबाटो को धुंध में जमने से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। सुमित माफिया ने फिर भी विशालकाय पर वार करने की कोशिश की, जिससे वह इतना परेशान हो गया कि घोल ने अर्जुन का पीछा छोड़कर इस नए दुश्मन पर हमला कर दिया। ऊपर से किसी विमान की आवाज गूंजी। अर्जुन ने नजरें उठाकर पार्किंग के ऊपर उड़ते एक हमलावर हेलीकॉप्टर को देखा। उसने पहचान लिया कि यह एक कस्टमाइज्ड अगस्ता A129 मंगुस्ता था, जिसे दो सुरक्षा गार्ड उड़ा रहे थे। अर्जुन ने मित्रता के प्रतीक के रूप में उन पर बैंक नोटों का ढेर लहराया। उन्होंने मिसाइल से जवाब दिया। अर्जुन ने समय को बस इतनी देर के लिए रोका कि वह बम के रास्ते से हट सके। शुक्र है कि उन्होंने लेजर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। वह तेज तो था, लेकिन प्रकाश जितना नहीं। जब समय फिर से शुरू हुआ तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि प्राइवेट सिक्योरिटी ने सभी को निशाना बनाया था। मिसाइल युद्ध के मैदान के बीचों बीच आकर गिरी थी। झांबाटो ने अपने हाथ से अपना चेहरा बचा लिया और पीछे की ओर गिरने से बच गया। उसका कवच मलबे को हटा रहा था, जबकि घोल के हिममानव रूप ने बिना किसी असुविधा के प्रक्षेपास्त्रों को झेल लिया। हालांकि सरीन को विस्फोट ने पीछे धकेल दिया और वह गुस्से से तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। भाड़ में जाओ। खतरनाक लड़की ने एक हाथ अपने सूट के छेद को ढकने के लिए बढ़ाया और दूसरा आसमान की ओर। एक सेकंड बाद उसने सीधे हेलीकॉप्टर पर एक धमाका किया, जिससे उसकी पूंछ टूट गई और वह जमीन की ओर तेजी से गिर पड़ा। ठीक है, बहुत देर हो गई। खेल का समय खत्म। जैसे ही सरीन ने अर्जुन की ओर अपना गॉन्टलेट तान दिया, कुरियर ने आखिरी बार समय रोक दिया। उसने हेलीकॉप्टर की तरफ देखा, यह जानने के लिए कि क्या उसे गार्ड्स को बचाना है। तभी उसे विमान के बगल में एक उड़ती हुई आकृति दिखाई दी। एक मानव जैसी आकृति जिसे अंधेरे में देखना लगभग नामुमकिन था, और सिर्फ धुएं के कारण उसकी आकृतियां धुंधली पड़ गई थीं। शायद डायनामिस के वेतनभोगी जीनोम गार्ड्स को बचा रहे थे। अच्छा, इसका मतलब था कि अर्जुन जमीन पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। समय संचालक सरीन के पीछे चला गया, उसके घाव से हवा में लटक रहे विषैले धुएं के बादलों से बचते हुए, और अपना हाथ घोल की ओर बढ़ाया। समय फिर से शुरू हुआ और विशाल हिम मानव संपीड़ित हवा के एक पूरे निरंतर झोंके से सीधे टकराया। भौतिकी तो भौतिकी ही है। बर्फ की संरचना बूंदों और टुकड़ों की बारिश में फट गई। एक असहाय घोल जमीन पर मुंह के बल गिरा। झांबाटो ने उसे फांसी की तरह जल्दी से आधा काट दिया, जबकि हेलीकॉप्टर पश्चिम में जमे हुए समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अचानक सरीन को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उसके पास अपना सिर घुमाकर अपने कंधे के ऊपर देखने का भी समय नहीं था। इसे उड़ा दो। और अर्जुन ने उसका परिचय पिस्टी से कराया, पहले चेहरे से। पिस्तौल के दस्ताने ने उसके मुखौटे के कांच के हिस्सों को चकनाचूर कर दिया और उसे पीछे की ओर उछाल दिया। अर्जुन के पास मुश्किल से एक तरफ छलांग लगाने का समय था, क्योंकि उसके मुखौटे के छेदों से गैस की एक धारा निकल रही थी। एक गुब्बारे की तरह मिस हजमत पूरी गति से क्षितिज की ओर उड़ रही थी, अपनी गति को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह कुछ देर तक चलती रही, आखिरकार दूर खड़े सुपर टैंकर के मलबे से टकरा गई। अर्जुन ने फिस्टी की तरफ देखा और मुंह बनाया, क्योंकि गैस ने पिस्टन को कुछ ही सेकंड में जंग लगाकर कबाड़ में बदल दिया था। हां, जरूर, वह रुके हुए समय में उन्हें तोड़कर इसे बहुत पहले ही खत्म कर सकता था, लेकिन जिंदगी जीतने के बारे में नहीं थी।
यह तो मजे करने के बारे में थी। क्या वह मर गई है? जनबाटो ने रॉय के पास पहुंचकर पूछा। मुझे यकीन नहीं है। अर्जुन ने कंधे उचकाए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह स्नोमैन के अवशेषों में अपने पसंदीदा मरे हुए को नहीं देख पा रहा है। क्या यह घोल है? नहीं, यह उसकी दूसरी शक्ति है। वह कभी नहीं मरता, भले ही उसके सही अंग न हो। वह भी अमर है? अर्जुन चौंक कर बोला। उसे ज्यादा मजा नहीं आएगा। मैंने उसे जन्मदिन के केक से भी ज्यादा टुकड़ों में काटा और उसका सिर समुद्र में फेंक दिया। जांबातो ने उस जगह की ओर देखा जहां सरीन ने प्राइवेट सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था। हेलीकॉप्टर भूमध्य सागर में गिर गया था और रहस्यमयी सुपरहीरो गायब हो गया था। लुइगी की टीम पहले ही निकल चुकी है और हमें और सिक्योरिटी गार्ड्स के आने से पहले ही भाग जाना चाहिए। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? कभी भी, अर्जुन ने सीटी बजाते हुए जवाब दिया। वह पहले से ही अपने स्वचालित प्लायमाउथ फ्यूरी को युद्ध क्षेत्र में उन तक पहुंचने के लिए चक्कर लगाते हुए सुन सकता था। आपकी कार अपने आप चल सकती है? जनबाटो ने प्रभावित होकर पूछा। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं, अर्जुन ने बताया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अंत में दोनों ने बंदरगाह को खंडहर में छोड़ दिया और लगभग 3 निजी सुरक्षा बख्तरबंद मिनीवैन के साथ उनका रास्ता पार हो गया। उस इलाके से निकलने से पहले अर्जुन ने नष्ट हो चुके हेलीकॉप्टर पर आखिरी नजर डाली, जिसके अवशेष समुद्र में डूब चुके थे। उसे उम्मीद थी कि पहरेदार ठीक होंगे। वे बस अपना काम कर रहे होंगे, हालांकि थोड़ा ज्यादा जोश में, और अगर वे मर गए होते तो वह उनकी जान बचाने के लिए एक नया लूप बनाने पर विचार करता। तुम मुझे इस कोने पर छोड़ सकते हो? जंबाटो ने एक रेलवे स्टेशन की ओर इशारा किया। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ले जाएगी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अर्जुन ने पूछा। वाह, बहुत बढ़िया। हां, मैंने पहले ही बता दिया था। जंबातो ने खुद को रोका। समझ गया। मैं किसी दिन तुम दोनों को मिलवाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम दोनों की अच्छी पटेगी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक जैसा है। झूठी विनम्रता के बिना मैं अद्वितीय हूं। बिल्कुल, जांबाटो ने हंसते हुए जवाब दिया। कार से उतरकर वॉकअवे पर कदम रखते हुए 2 नशे में धुत लड़के उनके पास से गुजर रहे थे। देखो, अपनी लड़की के बारे में। अगर वो पनडुब्बियों के लिए उसकी तकनीक है तो मैं तुम्हारे लिए वल्कन से पूछूंगा। हम उस रहस्य को जल्द ही सुलझा लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जैन। क्या मैं तुम्हें जैन कह सकता हूं या जैनी? अरुण, समुराई ने जाने से पहले अर्जुन से हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। तुम मुझे अरुण कह सकते हो। अर्जुन ने उसे जाते हुए बड़े संतोष के साथ देखा। कितनी अच्छी रात थी। अर्जुन को न सिर्फ कृष की ओर एक सुराग मिला, बल्कि उसने एक नया दोस्त भी बना लिया, एक अच्छा मिलनसार गुंडा। बेशक इसने उसे सुमित पथ पर ला खड़ा किया, लेकिन अभी तक तो सब ठीक है। कुछ और मिशन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढने के लिए जरूरी जानकारी दे देंगे, लेकिन यह तो एक रात की अच्छी और सुकून भरी नींद के बाद ही होगा। उसे कल सुबह अपनी जंग लगी फिस्टी की मरम्मत करवानी थी और सारी रात हमलों से बचते बचाते वह थक गया था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद अर्जुन अंततः अपने होटल के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया, बिस्तर पर गिरने के लिए तैयार। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल से छू गया। उसे धक्का देने पर हल्का दबाव महसूस हुआ। क्लिक करें। हम में